तो चलो फिर फर्स्ट टॉपिक से चालू करते, यूनिट डायमेंशंस। अब यूनिट डायमेंशन से क्वेश्चन कैसे आते वो पहले समझ लेते, कौन से टॉपिक से आते, फिर रिवाइज करना चालू करेंगे। सबसे सिंपल क्वेश्चन तो ऐसे आते कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो है, यूनिट डायमेंशंस में डिफरेंस वगैरह बताओ। जैसे वैसे तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज सभी को याद होगी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उनके डायमेंशंस भी दिए हैं। एंड 2 क्वांटिटी ऐसी है जो सप्लीमेंट्री है, एंगल एंड मींस प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो इनके भी कुछ यूनिट्स है, रेडियन, बट एंगल का डायमेंशन है नहीं। डायमेंशंस को डिफाइन किया था हमने, फंडामेंटल क्वांटिटीज रेज टू सम पावर। जैसे लेंथ है तो L1, एरिया है तो L2, वॉल्यूम है तो L3, ऐसे डिफाइन करते गए थे। बट एक क्वेश्चन आया था अभी नीट में 2 साल पहले कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल इनके यूनिट्स है पर डायमेंशंस है नहीं। नीट में क्वेश्चन पूछा था, एकदम इजी क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, 2 वर्षन आधी आला होता। तो ऐसे भी सिंपल क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, तो आपका ध्यान सब तरफ चाहिए, ऐसे नहीं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो छोड़ दी। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ओके कापा। अब इन्हीं फंडामेंटल से पूरा फिजिक्स की क्वांटिटीज हम समझ सकते हैं, उन्हें ही हम नाम देते डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो वैसे तो मैं जब भी पढ़ाता हूँ डिराइव्ड क्वांटिटीज बहुत सारी निकाल के देता हूँ, स्टार्टिंग में ही 30-40 सर करवा के देते हैं। तो 1-2 वैसे बता देता हूं। एरिया अगर आपको डिराइव करना है तो साइड स्क्वायर, साइड है तो ये है लेंथ, अगर यूनिट लिखना है तो लेंथ के लिए ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, एंड डायमेंशंस लिखने हैं तो हम लिखेंगे लेंथ के लिए L पावर 2, मास के लिए M, टाइम के लिए कैपिटल T। जैसे अभी 4 साल पहले एक क्वेश्चन पूछा था डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस, कितने इजी लेवल में ये क्वेश्चन काउंट होगा, एकदम इजी। स्ट्रेस के डायमेंशंस बता, तो जितने प्रेशर के है उतने ही स्ट्रेस के, उतने ही यंग्स मॉड्यूलस, उतने ही बल्क मॉड्यूलस, उतने ही शियर मॉड्यूलस, मींस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रेशर, स्ट्रेस, सभी के डायमेंशन सेम। एंड हर एक के डायमेंशंस कैसे निकाल सकते हैं हम, स्ट्रेस इक्वल्स टू, बताओ, फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स के डायरेक्टली लर्न है तो ठीक है, नहीं तो फोर्स के भी निकाल सकते हैं, MA अपॉन एरिया। तो मास के लिए M1, ठीक है क्या। देखो एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मींस L1T - 2, एंड एरिया है L स्क्वायर, मींस आंसर आएगा M1 L - 1 T - 2। तो ये है डायमेंशन का पहला एप्लीकेशन कि कोई भी क्वांटिटी डिराइव कर सकते हैं। अभी कुछ साल पहले एक बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था कि कैपिटल G के डायमेंशंस बता। तो कैपिटल G के डायमेंशंस निकालते आएंगे। F इक्वल्स टू पता है हमें, G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। विल रीअरेंज दिस इक्वेशन फॉर G के लिए रीअरेंज करो, आंसर आता। तो क्वेश्चन डायरेक्टली वो नहीं आया था, क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज नेगेटिव डायमेंशंस ऑफ मास। फिजिक्स में बहुत ही कम ऐसी क्वांटिटीज है जिनके मास के डायमेंशंस नेगेटिव है, एंड कैपिटल G इज वन ऑफ देम, जिसके मास के डायमेंशंस M-1 आते प्रूफ करने के बाद। तो ऐसे क्वेश्चंस आते। एक क्वेश्चन अभी आया था 2-3 साल पहले ही आया था नीट में कि पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स फील्ड दिया है और डायमेंशंस मैच द पेयर करो, तो आपको निकालते आने चाहिए। अब पूरे फिजिक्स के फॉर्मूलेज लर्न है तो डायमेंशंस आप फर्स्ट से लेके लास्ट तक निकाल सकते हैं, एंड आधे ही लर्न है तो फिर आधे ही निकाल पाओगे। इसी वजह हम तो फॉर्मूले सारे ही रिवाइज करके दे देंगे, कंसेप्ट भी सारे रिवाइज करवाएंगे। तो ये समझ आ रहा है डायमेंशंस। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही हिट टाइप का एक क्वेश्चन है, बहुत बार यही रिपीट होता। अब देखो मैंने तो एक नीट का उठा के यहाँ पे रख दिया, हमें डायमेंशंस के एप्लीकेशन से देखने, तो एक नीट का उठा के हमने यहाँ पे रख दिया है। ये थोड़ा बहुत चेंज होके 7-10 साल आते ही रहता, 2-3 सालों के बाद एक बार आता ही आता। JEE में भी देखना, PYQ में है ही। तो क्वेश्चन इज
कि ऐसे दिया रहता फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम, यहाँ पे 2-3 और भी अलग क्वांटिटीज रह सकती। इवन आपने अभी एडवांस का भी पेपर देखा तो उसमें 4 क्वांटिटीज था एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, जेडब्ल्यू एडवांस में 4 क्वांटिटीज लिखी थी, प्रूफ करने बोला था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा निकालो। तो सर ऐसे क्वांटिटीज कैसे सॉल्व करना? तो पहले जो पूछा है वो हम लिख लेते। पहले क्या पूछा है बताओ? एनर्जी। तो हम फर्स्ट लिख लेंगे एनर्जी, एनर्जी यहां पे लिख लेंगे। फिर क्वांटिटीज कौन सी दी है बताओ? फोर्स, तो एफ लिखेंगे। बाद में कौन दिया है? एक्सेलरेशन, ए लिखेंगे। बाद में कौन दिया है? टाइम, टी लिखेंगे। तो 3 क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज मान के चले हैं, पावर्स पता नहीं, तो 3 है, तो 3 अननोन एक्स वाई जेड ले लेते। अब हमारी इच्छा रहेंगे एक्स वाई जेड निकालो, एक्स वाई जेड ढूंढ लिया, क्वेश्चन सॉल्व। एक्स वाई जेड निकाल लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व। सर हाउ टू फाइंड एक्स वाई जेड? हमें ना पूरे इक्वेशन में डायमेंशन फिल करते जाना है। जैसे एनर्जी, तो पहले एनर्जी के डायमेंशन फिल करेंगे, फिर फोर्स के, फिर एक्सेलरेशन, फिर टाइम, फिर पावर्स को इक्वेट करेंगे। क्या करना है? पावर्स को इक्वेट करना है। जैसे कि लेट से लेफ्ट हैंड साइड में एल की पावर लेट से आ रहा है 1, यहाँ पे तो वैसे एनर्जी है तो 2 आएगा, एग्जांपल बता रहे सर। एंड राइट साइड में एल फिर एक्स प्लस वाई करके जो आएगा, पावर को इक्वेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। लगे तो एक्स करके भी बता रहे सर। चलो एनर्जी के डायमेंशन बताओ। m1 l2, फोर्स के लिए डायमेंशन m1 l1, ठीक है। एक्सेलरेशन के लिए अभी लिखे थे हम पावर वाई, एंड लास्ट टी की पावर जेड। अब देखो m की पावर कितना होगा? x, l की पावर यहां पे 1 इंटू एक्स, एक्स डायरेक्ट नहीं निकालता है तो एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं। यहां पे l की पावर 1 इंटू वाई, वाई, ठीक है क्या? देख, तो m हो गया, l हो गया, t निकाल लेते हैं। t की पावर यहां पर बताओ माइनस एक्स, यहां पर माइनस 2y, यहां पर प्लस से, एंड लेफ्ट हैंड साइड में तो है m1 l2 t माइनस 2। तो क्या हम पहला इक्वेशन बना सकते हैं? पहला इक्वेशन कैसे बना सकते हो? तो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है x, x1 आ गया। x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है? 2, तो x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, y निकल जाएंगे। माइनस एक्स माइनस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू कितना है? माइनस 2, x एंड y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, z निकल जाएंगे। तो ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है। ये पहला टाइप समझ में आ रहा है। और देखो, और जो टाइप आ सकता है वो है कुछ ऐसे ऐसे दिया रहेगा f इक्वल्स टू अल्फा t प्लस बीटा x, ऐसे ही एक टाइप का आया भी था क्वेश्चन, वैल्यूज थोड़ी चेंज थी, अल्फा बाय बीटा बताओ या डायमेंशनलेस क्वांटिटी बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछते। तो याद रखना, जितने डायमेंशंस होंगे फोर्स के उतने ही डायमेंशंस किसके चाहिए? अल्फा टी, उतने ही डायमेंशंस बीटा एक्स। समझ आ रहा है? क्योंकि हम क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम है तो ही ऐड कर सकते, नहीं तो नहीं। मींस हम लिखेंगे फोर्स के डायमेंशंस इक्वल्स टू अल्फा टी के डायमेंशंस इक्वल्स टू बीटा एक्स के डायमेंशन। तो अल्फा के होंगे फोर्स अपॉन टी, तो फोर्स के लिए बताओ जरा, m1 टी एंड टाइम के लिए टी, मींस आंसर आएगा m1 l1 टी माइनस। सेम बीटा, बीटा के लिए लिखेंगे फोर्स अपॉन एक्स, एक्स है लेंथ समझो, तो लेंथ के लिए एल लिखोगे, आंसर निकालो। तो ये पैटर्न भी समझ आ रहा है। और इस पैटर्न को थोड़ा सा टफ करते आता, एफ इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा एक्स अपॉन सी प्लस टी। अब फोर्स की जगह दूसरी भी क्वांटिटी रह सकती है, कोई भी क्वांटिटी रह सकती। अब यहां पे तो ये पहली क्वांटिटी में दिक्कत जाती नहीं बच्चों को, फोर्स के अल्फा टी के ले लेते सर बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिक्कत आती यहां पर, तो ये सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये नीचे की क्वांटिटीज को देखना, जितने डायमेंशंस है सी के उतने ही होने चाहिए टी के, दैट्स व्हाई हम ऐड कर पा रहे हैं, नहीं तो ऐड नहीं कर सकते थे। समझ आ रहा है क्या? देखिए ओके क्या? फिर तो टी के सी के बराबर होंगे,
एंड सबसे आखिरी में फिर एफ एंड बीटा एक्स बाई टी इतने होंगे फोर्स के, सॉल्व करेंगे, क्योंकि टाइम प्लस टाइम, डायमेंशन तो टाइम ही रहेगा, चेंज तो होगा। तो ऐसे टफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक आया भी है एनर्जी के लिए, बीटा रूट एक्स ऐसे टाइप का आया था, तो ये भी पैटर्न समझ आ रहा है। और एक पैटर्न थोड़ा सा चेंज करके आपको ऐसे पूछ सकते कि डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो वैसे वेव का इक्वेशन है, इस इक्वेशन में पूछेंगे कि ओमेगा के डायमेंशंस बताओ। याद रखना साइन कॉस टेन इनके अंदर जो क्वांटिटीज होंगी दे आर एंगल्स, अब एंगल के डायमेंशंस है नहीं है तो 1 मान के सॉल्व करेंगे। जैसे ओमेगा टी के लिए डायमेंशन मानेंगे हम 1, तो ओमेगा के होंगे 1/t होंगे, तो ओमेगा के लिए डायमेंशंस t-1। तो ऐसे भी पैटर्न के आप सॉल्व कर सकते हैं। एखादी क्वांटिटी है उसके पावर में सम क्वांटिटी लिखी है, जैसे करंट I इक्वल्स टू I नॉट ई रेस टू दी पावर माइनस लैम्बडा टी। चलो लैम्बडा के डायमेंशंस बताओ, तो याद रखना पावर में भी जो डायमेंशंस होंगे वो एक नंबर रहता, उसके डायमेंशन लेस क्वांटिटी रहती, मींस लैम्बडा टी की वैल्यू 1 पकड़ना, लैम्बडा 1/t आंसर। ओके करा। तो यूनिट डायमेंशंस में डायमेंशंस के एप्लीकेशन समझ आ रहे, एंड हम नई क्वांटिटी भी डिराइव कर सकते, वो भी सर ने एक पीवाईक्यू लेके बता दिया, ठीक है कम। फिर इसके बाद क्वेश्चंस पूछते सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या थे, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते। लेट से मैंने ऐसे नंबर दे दिया 1 2 3 4, तो हम क्या लेते थे, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, इफ जीरो कम्स इन बिटवीन टू नॉन जीरो देन इट बिकम्स सिग्निफिकेंट। जैसे 3 0 4 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे 3, यहाँ पे कितने होंगे 4। ओके क्या, फिर उसके बाद जीरो बाद में है तो नेवर सिग्निफिकेंट, बट डेसिमल पॉइंट ऐड कर लो बिकम सिग्निफिकेंट। अरे समझाया था क्या ऐसे, हाँ सर। तो ये सारी प्रॉपर्टीज थी। तो डेसिमल पॉइंट आने के बाद रूल चेंज होते थे, सभी लिख के दिए हैं। अब इनके क्वेश्चंस कैसे आते, क्वेश्चंस आ रहे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। लेट से दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। एक क्वेश्चन ले लेते सर, 2020 नीट का है, ये माइनस ये करना है 9.99 माइनस 0.0099। तो जिसको भी मैथ आता वो तो इसे इजीली सॉल्व कर लेगा। कैसे करोगे बताओ, 10 माइनस 9 1 0, 9 में से एक 8 9 9। अब ये ऑप्शन में आपको मिलता, ये ऑप्शन टिक कर लिए माइनस मार्क्स। सर क्यों, रूल सुनो, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए डेसिमल के बाद जो मिनिमम है, डेसिमल के बाद जो मिनिमम है कितने हैं, मिनिमम डिजिट गिनो, 2 डिजिट है, तो फाइनल आंसर में भी 2 ही होने चाहिए। फाइनल आंसर में यहां तक ही आंसर होना चाहिए, इसके आगे वाले राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ के लिए भी रूल्स है। राउंड ऑफ के लिए अगर आखिरी नंबर मींस एक ही डिजिट है, 5 से कम है वैसे ही रहने देना, 5 से ज्यादा है तो प्रीवियस वाला 1 से बढ़ा देना। एंड अगर टू बी निग्लेक्टेड 5 है तो पहले वाला देखना कि ऑड है या इवन, अगर ऑड है बढ़ा देना एंड इवन है तो एज इट इज 8 बतेगा। यहाँ पे तो राउंड ऑफ करने के बाद फाइनल आंसर 9.98 मींस भले ही सब्ट्रैक्शन आपने सही की है, भले 5वीं में सॉल्व करते पूरे मार्क्स मिलते इसके, पर नीट के लिए सॉल्व करोगे ऐसे ये आंसर लिख लिया 9.9801, गलत, क्योंकि हम सिग्निफिकेंस के रूल लगा के आंसर निकालते हैं। ठीक है क्या, यही अगर 9.9868 आता तो हम 8 की जगह 9 बढ़ा देते फिर राउंड ऑफ करके। ओके क्या, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ आ रहा है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद जो मिनिमम डिजिट्स है वही फाइनल आंसर में होनी चाहिए। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का समझ लेते हैं। अब क्वेश्चन आया है एग्जाम में, लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, एंड आपको पूछा है एरिया निकालो। एरिया निकालना है तो क्या करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये तो सभी कर पाएंगे, 55.3 इंटू 25।
जो आंसर आएगा वो चाहिए करेक्ट सिग्निफिकेंट के हिसाब से, जो आएगा वैसे ही नहीं लिखना। रूल्स क्या रहते, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में हमें देखना है कि सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं। जैसे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है बताओ, 3। यहां पर कितनी है, 2। फाइनल आंसर में कितनी आनी चाहिए, 2। तो मल्टीप्लीकेशन करना, जो भी आंसर आएगा उसे 2 तक राउंड ऑफ करना एंड फिर बाद में 0 दे देना, जिससे फाइनली बराबर आंसर आए। ठीक है क्या? तो ऐसे आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आने चाहिए। लू आगे फिर, अब आगे नेक्स्ट एरर्स। एरर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एरर्स मध्ये खूप सारे क्वेश्चन येते। कैसे आते हैं सर क्वेश्चन? पहले तो आपको सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन पता चाहिए। y इक्वल टू ए प्लस बी है तो डेल्टा y इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इस डेल्टा जो निकाल रहे इसे एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। एंड अगर सब्ट्रैक्शन भी है a माइनस बी तो भी आंसर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। बट वही अगर मल्टीप्लीकेशन है a इंटू बी तो हम फ्रैक्शनल एरर लिखते हैं, डेल्टा वाई बाय वाई लिखते हैं, इसे फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। इसके क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ रहे हैं। जैसे v इक्वल टू आई आर है तो I दे देते 20 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। R दे दे, उल्टा भी दे सकते, डिवीजन का भी दे सकते। R दे देते 50 प्लस माइनस 0.1 ओहम। चलो डेल्टा y बताओ कैसे करोगे, डेल्टा I बाय I। डेल्टा I कौन सी है क्वांटिटी, ये वाली, I ये वाली। सर डेल्टा R ये 0.1 हो, R ये 50 हो। डिवीजन करो, आंसर निकालो। एंड हाँ, सिर्फ डेल्टा पूछा होगा तो ये y से उधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एंड परसेंटेज एरर पूछा है तो ये जो भी आंसर आएगा, ये आंसर जो भी आएगा इनटू क्या करना है, 100। परसेंटेज एरर मिल सकता है। तो ऐसे एरर्स के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड आए भी है कुछ क्वेश्चंस, कई क्वेश्चंस आ लिए, जैसे मास दिया है, रेडियस दी है, लेंथ दी है, डेंसिटी में परसेंटेज एरर पूछा है। नीट का क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट में आया है। तो मुझे बताओ डेंसिटी इक्वल्स टू बताओ मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम, अब वॉल्यूम लेंथ है, रेडियस है, वायर है, वायर तो है सिलेंडर। सिलेंडर का अगर वॉल्यूम निकालना है तो बता पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लिखेंगे डेल्टा रो बाय रो इक्वल्स टू डेल्टा एम बाय एम। पाई तो कांस्टेंट है, हटा देना। आर के लिए प्लस ट्वाइस डेल्टा आर बाय आर, डिवीजन में है तो भी प्लस लिखते हैं, प्लस डेल्टा एच बाय एच। ये 2 जो पावर में वो मल्टीप्लाई में आता है। समझ आ रहा है क्या? देखो डेल्टा एम पता है क्या, हाँ सर। एम पता है, हाँ। डेल्टा आर पता है, हाँ सर। आर पता है, डेल्टा एच कहाँ पे गया, एल। डेल्टा एल भी लिख सकते हैं एच की जगह, बाय एल। और जो भी आंसर आया उसे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100। क्यों, परसेंटेज है। तो ये भी समझ आ रहा है। लू आगे नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एखादी क्वांटिटी दे देते हैं x इक्वल्स टू p रेस टू दी पावर 3 q रेस टू दी पावर 1/2, ठीक है, r रेस टू दी अंडर रूट r, ठीक है, s की पावर 4। परसेंटेज एरर बताओ। तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज x इक्वल्स टू बताओ 3% p प्लस हाफ परसेंटेज q प्लस अंडर रूट है मीन्स हाफ परसेंटेज r प्लस 4 टाइम्स परसेंटेज s। ऐसे भी इजी क्वेश्चन आता है। एंड जब भी नीट का पेपर आएगा आपका काम है कि पूरे पेपर में से इजी क्वेश्चन देखो। इजी मीन्स वैसे तो सारे ही हमने लिए रहते, 2 साल की मेहनत रहती, आखिरी में तो भी सब सारे फॉर्मूले क्विकली बता रहे, एप्लीकेशंस भी बता रहे। वैसे तो आपने क्या करना कि जो अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो क्वेश्चन देखना, इजी क्वेश्चन देखना कुछ। उससे क्या होगा, ऐसे तो नहीं कि 45 क्वेश्चन टफ, काही सोपी काही कठीण अशी येतील। तर आपलं काम असेल की पहले इजी वाले देखना, जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। पहले 20 क्वेश्चन भी बराबर कर लिए तो 80 मार्क्स सिक्योर हो जाते, 80 मार्क्स सिक्योर होते। फिर उतने अच्छे आ गया तो और कॉन्फिडेंस आता, और लिंक होता, दिमाग में चलते रहता कि ये भी लिंक होगा, ये भी लिंक होगा। जब भी पेपर है पहले क्या करना है, आसान क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस देखो, ट्राई करो, आगे बढ़ो। बायो तो वैसे तो अभी ऐसे भी नहीं रहा कि 80 मार्क्स पे कट ऑफ निकल जाएगा, बट
जिनको आता नहीं उनके लिए, जिनको सब आता उन्होंने तो सिक्वेन्स से करते जाना, सभी सगळं करत जायचं. ठीक है मग चलो आगे बढ़ते. ये पैटर्न भी समझ आ गया आपको. ठीक है फिर तो देखो, ये वोल्टेज दिया है, करंट दिया है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या यूज करोगे बताओ. V इक्वल्स टू आई आर, R इक्वल्स टू V बाय आई. डिवीजन है तो भी हम क्या लिखेंगे, डेल्टा R बाय R इक्वल्स टू डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय I. ठीक है क्या आ जाएगा. तो इतना करोगे अच्छे से. आगे एक और टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, पर वो मैंने यहाँ पे अभी लिखा नहीं है क्योंकि वो डायरेक्टली समझाना मुश्किल जाता है. से तो मैंने उसके वीडियोस भी ग्रुप पे सेंड किए थे, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज. जिन्होंने भी किया नहीं पहले करना हो, क्योंकि उसका एक क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं. इजी रहता क्वेश्चन, ऐसे टफ रहता नहीं. वर्नियर कैलिपर पता चाहिए, लिस्ट काउंट पता चाहिए, स्क्रू गॉज पता चाहिए, कैसे नापना है वो पता चाहिए, आंसर है. ठीक है, वो भी एक टॉपिक करोगे अच्छे से. चलो आगे बढ़ता. नेक्स्ट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन. डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एक अभी 2025 नीट में क्वेश्चन पूछा है. मैं डायग्राम तो निकाली नहीं क्योंकि मैं एक ही इसमें सब बताने वाला था. तो क्वेश्चन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे था. डिस्टेंस मीन्स एक्चुअल पाथ एंड डिस्प्लेसमेंट मीन्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ. तो ये कर्व वाला सर्कल वाला क्वेश्चन आया था. लेट से आप ना ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं. ये है आर, ये है आर. हमें डिस्टेंस ढूंढना है तो ढूंढते आएगा. कैसे ढूंढोगे बताओ. 1/4 ऑफ सर्कमफरेंस. सर्कमफरेंस कितनी है बताओ, 2 पाई आर. तो 1/4 ऑफ 2 पाई आर, दैट इज पाई आर बाय 2. ठीक है. या फिर सिंपली आर इंटू थीटा इन रेडियन कर लिया तो लेंथ ऑफ आर्क आ जाती. आर्क लेंथ कैसे निकालोगे, आर इंटू थीटा. अब थीटा 90 है तो आर इंटू पाई बाई 2, ये आएगा डिस्टेंस. एंड डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट. ये पाइथागोरस से ढूंढते था आर आर अंडर रूट 2r. तो ऐसे ही अगर मैंने लेट से यहां तक ट्रेवल किया तो आंसर बदलता. डिस्टेंस आएगा पाई आर और डिस्प्लेसमेंट आएगा r प्लस आर 2r. वैसे ही यहां तक भी कर सकते हैं. वैसे ही कंप्लीट भी घूम सकते हैं. कंप्लीट घूम लिए तो डिस्टेंस होगा 2 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट 0. ठीक है. एक राउंड एंड दूसरा राउंड आधा, फिर भी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूछ सकते. डिस्टेंस होगा 2 पाई आर प्लस पाई आर, डिस्प्लेसमेंट होगा 2r. ये क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या. देखो ऐसे ही JEE में पूछ, नीट में भी पूछ सकते. लू आ गया. फिर समझ आ रहा है इतना. चलो नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट एक खास कंसेप्ट है एवरेज स्पीड का. स्पीड एंड एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड आपको दो हिस्सों में याद रखनी है. एक तो स्पीड विद डिस्टेंस एंड स्पीड विद टाइम. पहले तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम. एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मीन्स x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3. ठीक है. अब क्वेश्चन आता कि x से y जा रहे 40 के स्पीड से, y से x वापस आ रहे 60 के स्पीड से, एवरेज स्पीड बताओ. तो आपको डायरेक्टली नहीं बताना है कि भाई 40 प्लस 60 बाई 2, नहीं सर. क्या करना है तो हमें ना ये दो पॉइंट पता चाहिए. कौन से बताए सर ने, स्पीड विद डिस्टेंस एंड स्पीड विद टाइम. स्पीड विद डिस्टेंस है तो एवरेज स्पीड x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3. एंड स्पीड विद टाइम है, अच्छा ये t1 प्लस t2 प्लस t3 को क्या लिखा था हमने, याद है, x1 बाय v1 प्लस x2 बाय प्लस x3 बाय v. यहाँ पे v एवरेज v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन t1 प्लस
इसमें हाफ ऑफ डिस्टेंस है तो वी एवरेज के लिए एक शॉर्टकट निकाला था, क्या था बताओ? प्लस था यहाँ पे बीच, यहाँ पे क्या था? वी एवरेज के लिए हाफ ऑफ टाइम है तो v1 प्लस 3 रहे तो वी एवरेज याद है 3 v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3, यहाँ पे v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। अब इसमें 1/3 2/3 ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कुछ नहीं, ये जो अपना बेसिक फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3, इनमें वैल्यूज पुट करना, आंसर निकाल ले। ओके क्या देख, तो इतना समझ आ रहा है क्या? लू के आगे फिर अभी एक क्वेश्चन सर ने दिया है जिससे आप सभी इसका आंसर निकाल लो। व्हीकल ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस विथ v, रिमेनिंग हाफ विथ 2v, एवरेज स्पीड बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओ? 2v1 v2 अपॉन, तो 2 इंटू v इंटू 2v अपॉन v प्लस 2v मीन्स 4/3v। आसान है क्या? पर हाँ, टाइम का आया तो सिर्फ v1 प्लस v2/2, तो अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन, आंसर दे। ठीक है क्या? अभी एक JEE में क्वेश्चन आया था, पहले हाफ डिस्टेंस के लिए v1 स्पीड, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस में 2 इक्वल टाइम, उसमें v2 एंड v3 स्पीड, सर बताओ। तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 में ये सेकंड वाला आपने क्या पुट करना है? v2 प्लस v3/2, एंड यहाँ पे भी v2 प्लस v3/2। क्यों सर? वो हाफ का फॉर्मूला वहां से उठा ना, और इस हाफ वाले में रख देना, आंसर आता। तो किताब में बहुत लेंदी सॉल्यूशंस है, लेंदी सॉल्यूशन है, उससे तुरंत ही सॉल्व होता। तो ये समझ आ रहा है? चलो आगे काइनेमेटिकल इक्वेशंस है। तो एक्सेलरेशन अगर है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो हम कैसे निकालते? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो v इक्वल्स टू u प्लस at, ये तो बेसिक आपको s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस है। इसके ऊपर बेस इजी क्वेश्चंस आते हैं। इनमें एक क्वेश्चन अभी आया था डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth के लिए, ये थोड़ा अलग है फॉर्मूला, याद है? u प्लस a/2 2n माइनस 1। क्वेश्चन आया था फ्री फॉलिंग बॉडी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे बताओ। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 इंटू 3 माइनस 1, रेशियो निकालते जाओ। निकाला था क्या हमने? कितना है बताओ? 1:2। अब ये इतनी जगह यूज होता, बहुत जगह यूज होता। इस चैप्टर की जगह दूसरा भी चैप्टर रहता, जैसे सर्कुलर मोशन है, फैन चालू कर दिए, पहले सेकंड में थीटा एंगल घूम रहा, तो अगले सेकंड में बताओ एक्सेलरेशन है तो अगले सेकंड में 3 थीटा। समझ आ रहा है क्या? उसके अगले सेकंड में 5 थीटा। एक्सेलरेशन है तो, नहीं तो फिर यूनिफॉर्म है तो फिर थीटा 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 चलते रहेंगे। तो इनके क्वेश्चंस भी करते हैं, एलिमिनेशन के मेथड यूज करना है, आंसर निकालना है। वैसे तो ये इक्वेशंस बाकी चैप्टर में ज्यादा यूज होते हैं, बाकी चैप्टर्स में बहुत बार यूज करते। ठीक है क्या? फिर लू आगे, चलो आगे बढ़ते। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैसे निकालना है? वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस ढूंढनी है तो हम क्या करेंगे? वेलोसिटी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर d2s बाय dt स्क्वायर, या फिर v dv बाय dx या ds। ऐसे अब डेरिवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव ऑफ t रेस टू n के लिए फॉर्मूला बताओ, एंड t रेस टू द पावर n माइनस 1। जैसे t स्क्वायर है तो डेरिवेटिव 2t। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख के दिया है, पार्टिकल इज मूविंग, उसका डिस्प्लेसमेंट दिया है 8t⁴। तो मुझे बताओ डेरिवेटिव t⁴ का, अल्फा 4t³ या फिर 4α t³ लिखा तो भी चलता, प्लस बीटा इंटू 2t प्लस गामा, t का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एंड इनिशियल पूछा है तो टाइम को क्या रखना है? 0। ठीक है, वापस डेरिवेटिव लेंगे, मिलेगा एक्सेलरेशन। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सर हमेशा समझाते हैं, जब भी वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स रहे, जब भी वेलोसिटी फंक्शन ऑफ एक्स रहे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? v dv बाय dx।
एक्सेलरेशन के लिए. ऐसा क्वेश्चन आहे 4√x एक्सेलरेशन सांगा, v dv बाय dx यूज करायचं. लेटेस्ट JEE एक दोनदा आले क्वेश्चन, आपको भी नीट में ऐसे वाला पूछ सकते हैं, या फिर बाकी लिंक भी पूछ सकते हैं, बाकी चैप्टर लिंक भी ये क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है क्या? देख, तो ये भी पॉइंट समझ आ रहा है. इसके उल्टा भी करते आता, जैसे हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट करके ना, लगे तो मैं एक सिंपल स्लाइड जैसे हमेशा समझाता हूं, सिंपल स्लाइड के ऊपर समझाता हूं. यहाँ पे होगा डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे होगा वेलोसिटी, यहाँ पे होगा एक्सेलरेशन. अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वेलोसिटी मिलेगी. अगर हम और वेलोसिटी का डेरिवेटिव लोगे तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन. सर हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन a dt, तो क्या मिलेगी? वेलोसिटी. और इसे इंटीग्रेट करोगे v dt को, तो हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट. इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आना चाहिए, t रेस टू n का इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन t रेस टू दी पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस. सादे इंटीग्रेशन करके तो बच्चे निकाल पाएंगे, बट एक आधी बार ऐसे दिया रहता, सुनो अच्छे से, कि एक्सेलरेशन देते हैं, वेलोसिटी पूछते, और इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है, ऐसे दे देते. फिर यहाँ पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, क्योंकि आप जब इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन क्या करोगे? dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a dt. तो ये तो इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड का ही जाता सभी को, पर इंटीग्रेशन dv v2 माइनस v1 आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल. और इनिशियल स्पीड अगर कोई दी है तो उसे भूलना नहीं है. तो जज्बात में आगे आसान क्वेश्चन लिख रहा, फटाक से सॉल्व कर रहे, एक आधा पॉइंट मिस कर रहे, ऐसे नहीं कर. शांति से पढ़ना, ज्यादा एकदम कॉन्शियस भी नहीं होना. बहुत सारे बच्चे नीट के बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, बायो कोई 1.5 घंटा लगाते, बहुत अच्छे से सॉल्व किया, वापस तेज वास्ते क्वेश्चन, वापस तेज वास्ते. तो ऐसे नहीं, टाइम मैनेजमेंट चाहिए. मैंने तो इतनी सारी मॉक टेस्ट दी थी, चालू है, रोज एक एक फुल पोर्शन होती, जिससे फिर टाइम मैनेजमेंट आ जाए. तो असं घाबरायला नाही पाहिजे पुराने, रोज येतच आहे टेस्ट, रोज येतच आहे. बरोबर एनटीए पैटर्न पे टेस्ट, एनटीए पैटर्नच्या हिशोबाने लेटेस्ट वाला. ठीक है, मग घेऊ पुढे. अब सुनो, इसी के ऊपर से ना सर नेक्स्ट वाला पॉइंट जो है ग्राफ का, वो समझाते हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट टाइम का अगर स्लोप ले रहे हैं तो हमें मिलेगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम का स्लोप ले रहे तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन. उल्टा, एक्सेलरेशन टाइम के अंडर का एरिया हम निकालेंगे तो हमें मिलेगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम का एरिया निकालेंगे तो हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट. ठीक है क्या? देखो, आपको स्लोप निकालते आना चाहिए. लेट से ऐसा 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 ग्राफ है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, मीन्स यहाँ पे लिख लेते 10, यहाँ पे है वेलोसिटी टाइम. ठीक है, एंड सेकंड भी लिख लेंगे 0, 2, 4, 6. अगर हमें स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालते आना चाहिए. स्लोप कैसे निकालना है? अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, दैट इज tan थीटा. अपोजिट कितनी है? ये 10, बाय एडजेसेंट कितनी है? 2. आंसर आया 5. कौन सी कर्व है? VT. VT का स्लोप क्या देगा बताओ? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन आ गया, समझ आ रहा है? इसका स्लोप है 0, ये स्लोप है डिक्रीजिंग, माइनस आएगा स्लोप. तो पूछते क्वेश्चन, उल्टा भी पूछ सकते कि डिस्टेंस बताओ. डिस्टेंस पूछा है तो सभी का क्या निकालना पड़ेगा? एरिया. एरिया निकालो, आंसर. ठीक है, या तो इनिशियल के डिस्टन्स किंवा वेलोसिटी दिली असेल वो ऍड करके ही आंसर देना. घाई घाई तर उत्तर द्यायचे नाही. घेऊ का पुढे? मग चलो फिर आगे बढ़ते. ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि यार ये दो पार्टिकल दे देते, अब उल्टा भी दे देते, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी. ये 30 डिग्री है, ये 45 है. चलो 1 और 2 की एक्सेलरेशन का रेशियो बताओ. तो हमें क्या करना है? स्लोप निकालना है. पर हमेशा एंगल कहां से लेना पड़ता बताओ? टाइम एक्सिस से. ये गिनना ना, आंसर देना. तो tan θ1 अपॉन tan θ2 करके आंसर दे सकते हैं. आपका काम है ये ध्यान देना है कि ये xt है या vt है, एंड यहां पे टाइम है या v है. यहां पे v है, कोई प्रॉब्लम नहीं. हमेशा एंगल कहां से लेना है बताओ? टाइम एक्सिस.
ऑलवेज मेजर अँगल फ्रॉम टाइम ऍक्सिस. ओके का पहा, उलटही दिलं तर ते लक्ष ठेवायचं कोणता ग्राफ दिलाय, आन्सर काढाय. घेऊ का पुढे. चलो वेक्टर्स देखते. वेक्टर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन ये बेसिक पता होना चाहिए. पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि दोनों पॉइंट ए बी, ये दो वेक्टर्स एक ही एंगल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट जो है इट गिव्स डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ये आएगा रिजल्ट. एंड ये जो रिजल्टेंट होगा इसका मैग्नीट्यूड हमें पता रहता, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ओके का. एंड ये कितने एंगल पे आ रहा है ये फॉर्मूला भूल जाते बच्चे, ये फॉर्मूला याद चाहिए. tan अल्फा इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करनी है तो एडिशन ऑफ निगेटिव वेक्टर. जैसे एखादा बंदा ए की तरफ जा रहा, नॉर्थ की तरफ, ये ईस्ट ले लेते, ईस्ट की तरफ जा रहा 30 मीटर पर सेकंड से ईस्ट की तरफ, चेंज की इसने डायरेक्शन वेस्ट की, ये ऊपर क्या लेते हैं हम, नॉर्थ की तरफ जाने लग गया 40 की स्पीड से. बताओ चेंज इन वेलोसिटी, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉ करेंगे 30. एक मिनट, हाँ ये लिख लेते सर v1, ये लिख लेते v2. हमें डेल्टा v दैट इज v2 माइनस v1 निकालना है. v2 को रखना होगा एज इट इज, जैसे कि वैसा ही. v1 को क्या करना होगा, माइनस, म्हणजे उल्टा करूंगा. अब निकालो रिजल्टेंट. अब रिजल्टेंट निकाल लिए तो आंसर कितना आता बताओ, अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर दैट इज 50. तो भले ही हम v2 माइनस v1 कर रहे तो 40 माइनस 30 10 नहीं देना, 50 आंसर है. क्यों, वेक्टर्स है, वेलोसिटी है तो वैसे करना, स्पीड है तो 40 माइनस 30 10. ये फर्क याद रखना, स्पीड एंड वेलोसिटी. जैसे एखादा पार्टिकल ईस्ट की तरफ 10 की स्पीड से जा रहा, चेंज करके नॉर्थ की तरफ 10 की स्पीड से जाने लग गया, तो चेंज इन स्पीड पूछा है तो 10 माइनस 10 0. चेंज इन वेलोसिटी पूछा है, ये 10 एज इट इज, ये वाला 10 क्या कर लोगे, रिवर्स. आंसर क्या आएगा, 10 रूट 2. एंड सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी डायरेक्शन. ये देखो, ये ऊपर है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये कौन सी है, मीन्स आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट. क्योंकि आपको ये तो निकालते आएगा, नॉर्थ वेस्ट में गड़बड़ करेंगे. तो ये डायरेक्शन नहीं चुकली भाई, समझते हैं. जहां पे भी आपकी गलती हो सकती सर सब समझा. तो एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ आ गया. आगे स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट मींस डॉट प्रोडक्ट, जैसे वर्क निकालना है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इसका फाइनल आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आती, ये आपको फिजिक्स भर की स्केलर क्वांटिटी पता चाहिए. जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो E डॉट एरिया S, ये ए भी लिख सकते हैं हम, E डॉट ए. मैग्नेटिक फ्लक्स है B डॉट ए. डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्ट आंसर एक डिजिट आता है, सीधा मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है. पर क्रॉस प्रोडक्ट जो है, क्रॉस प्रोडक्ट में आपको डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके आई जे के x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये यूज करके आंसर देना है. लेटेस्ट में इसके बहुत सारे क्वेश्चन कैसे पूछते हमें मोमेंट ऑफ फोर्स बताओ. क्या बताओ, मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसे कहते टॉर्क. ये तो वेक्टर क्वांटिटी है r क्रॉस f. एंड आपको ध्यान देना है, इसमें गड़बड़ नहीं करते आती. a डॉट बी बी डॉट ए सेम रहता है, यहाँ पे सेम नहीं रहते. आपने ये इंटरचेंज कर लिया, आंसर पूरा माइनस होता है. इसी वजह से पहले r लिखना है, फिर f के कोएफिशिएंट लिखना है, फिर सॉल्व तो करते ही आता डिटर्मिनेंट से. i इन ब्रैकेट x2 y3 माइनस x3 y2, j वाला माइनस लेना है, k वाला प्लस लेना है, सॉल्व. तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम म्हणजे एंगुलर मोमेंटम, ऐसे नाम से पूछ रहा आज. इजी क्वेश्चन. एखादी बार डायरेक्ट ये डिस्प्लेसमेंट दिया नहीं रहता तो आपको x2 माइनस x1 भी करना पड़ सकता, ठीक करता लगे तो समझते हैं क्या, इतना समझ आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 3i
प्लस एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं 4j प्लस यहाँ पे कुछ पॉइंट भी दिया रह सकता प्लस ck इज यूनिट वेक्टर फाइंड c। समझ आ रहा है क्या क्वेश्चन? फाइंड c। अब यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 म्हणजे अंडर रूट 0.3 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, आंसर 1। अन c के वैल्यू निकाल। ओके, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, लेट से ये फोर्स एफ थीटा एंगल पे एक्ट कर रहा, तो इसे रिजोल्व करना है। तो जो एडजेसेंट साइड है वो कौन सी रहती? कॉस। तो जिस तरफ थीटा वो कॉस, उसे परपेंडिकुलर साइड। ठीक है, असंही असू शकते इन्क्लाइंड प्लेनवर ठेवून दिलं मास एम, खाली काय लागेल सांगा? mg वर नॉर्मल रिएक्शन। अब ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा, जिस तरफ थीटा वो और उसे परपेंडिकुलर साइड। ऐसे पूरे फिजिक्स भर में यूज होते रहे। तो ये भी बेसिक्स याद रखोगे सारे, लक्षात येत आहे। मोर देन 2 वेक्टर्सला ऍड करायचं असेल, 3-4 वेक्टर असतील तर कंपोनेंट काढत जायचे, रिजोल्यूशन करते जाना, एक्स वाले ऐड करना, वाई वाले ऐड करना और आखिरी में रिजल्टेंट निकाल लेना। वैसे क्वेश्चन भी करवाया मैंने, 3 वेक्टर है ऐड करा, जमत आहे का? घेऊ का पुढे? मग चला मग पुढे घेऊया रिलेटिव्ह वेलोसिटी। रिलेटिव्ह वेलोसिटीचे क्वेश्चन मस्त असते, काही पोरं खूपच घाबरते क्योंकि वो कुछ अलग ही क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। आपको ट्राई करना है पीवाईक्यू नीट में जो आए है वो, मेंस में जो आए है वो, तब तक ट्राई किए तो भी हो जाता का। रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस वी बी, हे सरांनी काढून दिलंय। जैसे एक एग्जाम्पल दिया था मैंने कि ये ट्रेवल कर रही 40 किलोमीटर पर आवर से एक ट्रेन ए नाम की, एंड बी ट्रेवल कर रही लेट से 10 किलोमीटर पर आवर से। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 40 माइनस 10, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, आंसर। वही अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही तो वेक्टर, निगेटिव वेक्टर क्या रहता? माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता। क्वेश्चन आता दो ट्रेन अपोजिट में आ रही, बताओ कितने समय बाद क्रॉस करेगी? तो टाइम निकालना है तो टोटल डिस्टेंसेस ऐड कर लेना, x1 प्लस x2। ठीक है क्या? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम माहित है ना, तो हमें टाइम पूछा है तो टोटल डिस्टेंस ऐड कर लिया। स्पीड अपोजिट में है तो v1 प्लस v2, सेम डायरेक्शन में रहती तो v1 माइनस v2। वैसे तो एक्स्ट्रा में मैंने रिवर क्रॉस करने के लिए एग्जैक्ट अपोजिट एंगल पे जाना है तो कैसे करना वो भी बताया था। हाँ, कुछ बच्चों को रेन अम्ब्रेला में प्रॉब्लम जाती, वो डाउट लाते, सुनो वो समझा तो एकदम इजी असते। रेन असा पडतो आहे, माणूस असा जातोय, तर आता काय होईल कि छतरी पकड़ायला घेतली तो कौन से एंगल पे पकड़ना जिससे ये भीगे नहीं? सर कैसे सॉल्व करना है? देखो, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन। तो हमें वेलोसिटी ऑफ रेन किसके हिसाब से चाहिए? विथ रिस्पेक्ट टू मैन, क्योंकि रेन जो गिर रहा मैन के हिसाब से कैसे गिर रहा वो चेक करना है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो वी आर एज इट इज रखना पड़ेगा, वीएम को क्या करना पड़ेगा? अपोजिट सब्ट्रैक्शन। तो क्या रिजल्ट ये आ रहा? अरे हा येते ना रिजल्टंट। तो अब कितने एंगल पे छाता पकडना है? तर आता इथे आपल्याला अशी छत्री पकडावी लागेल अशी। मग आता हॉरिझॉन्टल पासनं विचारू शकते, व्हर्टिकल पासनं। हॉरिझॉन्टल पासनं विचारलं म्हणजे हा थीटा विचारला, तर टेन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट काय येईल? व्ही आर, एडजेसेंट का येईल? वीएम। भेटलं का उत्तर? अगर वर्टिकल से पूछ रहे टेन थीटा अपोजिट बाय एडजेसेंट, अपोजिट इथून विचारला एंगल तर अपोजिट वीएम, एडजेसेंट वी आर, आंसर बैठ। तो रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम से ऐसे डरना, सिर्फ आपको वेक्टर की सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए, आंसर निकालते आते। ठीक है, काय आलं पाहिजे सांगा? वेक्टर सब्ट्रैक्शन, आंसर जमत। घेऊ का पुढे? मग लो आगे
चलो, तो ये भी याद रहेगा कैसे ट्राई करना है. प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइलचे बहुत ही मस्त क्वेश्चन आ रहे इतने में. मस्त असतात, इझी असतात, पण येत आहेत दरवर्षी. मोशन इन प्लेन नाम से है. एनसीआर आपने एनटीए के वेबसाइट पे सिर्फ हेडिंग दिया है प्रोजेक्टाइल मोशन. देखते बैठो ऐसे बोल रहा है. तो देखो पहले ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल सर बता रहे, जब भी 2D मोशन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, कन्वर्ट इनटू 2D एंड सॉल्व. ये ऐसे जाके पार्टिकल गिरेगा. तो हम लिखेंगे पहले, तो देखो जिस तरफ थीटा है वो कंपोनेंट कौन सा बताओ, कॉस. उसे परपेंडिकुलर साइन. ax बताओ 0, क्योंकि आड़ा तो कोई एक्सेलरेशन फोर्स है नहीं. पर नीचे जो लग रहा, नीचे जो लग रहा वो कितना होगा, ए वाई इक्वल टू माइनस जी. अब अगर मैंने इक्वेशन देखा v इक्वल्स टू यू प्लस एटी एक्स एक्सिस के लिए, तो यू एक्स बताओ u कॉस थीटा, ax बताओ 0. मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ पे भी u कॉस थीटा, यहाँ पे भी u कॉस थीटा. वही साइन वाला कम कम होते जाता, टॉप पे 0 होता, वापस उतना ही मिल जाता. प्रोजेक्टाइल में टॉप पे वेलोसिटी कभी 0 नहीं होती. टॉप पे वेलोसिटी u cos थीटा. क्वेश्चन एक है पीवाई क्यू में 3i प्लस 4j से प्रोजेक्ट किया, तो टॉप पे वेलोसिटी बताओ. टॉप फोर वेलोसिटी कितनी असेल, ओनली 3i. सर फाइनल वेलोसिटी बताओ, 3i माइनस 4j, क्योंकि 3i एज इट इज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल उल्टा झाला माइनस. इंस्टंटेनियस विचारली, अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. फॉर्मूला भी निकाल के दिया था सर ने, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा जी. ओके का. इसमें अभी क्वेश्चंस पीवाईक्यू में इतने इजी इजी पूछ रहे, रेंज बताओ, टाइम बताओ, हाइट बताओ, अशी इजी इजी क्वेश्चन आहे. तसे आपण सगळे फॉर्म्युलेस काढले होते. टाइम आठवतो का सांगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी. ठीक आहे का. हाइट सांगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. एंड रेंज बताओ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. तो हमें पीवाईक्यू है मैक्सिमम हाइट पूछी है. ठीक है क्या, देखो क्या लोगे बताओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वैल्यू टाकले की उत्तर. आसान है क्या, देखो लू क्या आगे. अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के भी क्वेश्चन आते. आड़ा थ्रो किया तो ऐसे नीचे जाके गिरता. इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आता है बताओ, अंडर रूट 2h बाय जी. एंड सर रेंज कितनी आती, ut या u अंडर रूट 2h बाय जी. ये आंसर उतना ही आता है जितना मोशन अंडर ग्रेविटी में. मोशन अंडर ग्रेविटी की भी 4 केसेस सर ने समझाई थी. एक नीचे से ऊपर बॉल थ्रो कर रहे तो, एंड एक ड्रॉप कर रहे तो, एक टॉवर से ऊपर थ्रो कर रहे तो, एक टॉवर से नीचे थ्रो कर रहे तो. सारे क्वेश्चंस में जहां से मोशन शुरू हो रहा उसे ओरिजिन मानना है, काइनेमेटिकल इक्वेशंस लगाने हैं. पॉइंट के ऊपर है तो प्लस लेना है, नीचे है तो माइनस लेना है, आंसर ढूंढना है. ओके का बा घेऊ का मग पुढे. तर आता बघा, एरोप्लेन जाते हॉरिजॉन्टली, ड्रॉप किया पार्टिकल, इट फॉलोस पैराबोलिक पाथ. ठीक है. अभी यहाँ पे कार है, इसने पार्टिकल को छोड़ दिया, तो पार्टिकल जो है वैसे अड़ा जाएंगे. ठीक है. और यहाँ पे हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना रहता, माइनस जी. यहाँ पे भी हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे भी हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन माइनस जी. इसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी लिखा था हमने, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में gx स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर. समझते हैं. तो ऐसे सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. लू आगे फिर, चलो आगे बढ़ते. तो ये क्वेश्चन समझ आ रहा है, इजी है. हाँ, अब इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पहले से इजी आती, अंडर रूट ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर. ux कितना आता है यहाँ पे, u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर. ऑब्लिक अच्छे से पढ़ लो, ये बहुत ही आसान है. अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ऑब्लिक में तो रेंज इज सेम.
एच में एक्स बाई टी स्क्वायर भी निकाल के दिया था, जी बाय या 5/4. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच रेंज एंड हाइट सेम आर इक्वल टू 4h cot थीटा, इससे सॉल्व किया था. ओके का, चलो फिर आगे बढ़ते. सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के जो क्वेश्चंस है, तो अभी सर्कुलर मोशन जो सिलेबस में दिया है एनटीए के, तो वो आगे पीछे बहुत जगह पे दिया है, पुढे मागे खूप ठिकाणी दिलाय. म्हणजे याही धड्यात आहे, पुढचे आहे, पुढचे आहे. तो अपन सगळे मी इथे एकाच ठिकाणी ऐड केले, एक ही बार में सब पढ़ लेंगे, एक ही इसमें सब देख लेंगे. तो देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही, दैट्स व्हाई वेलोसिटी चेंजेस, पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रह रहा तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट. ओके का, म्हणजे स्केलर क्वांटिटी कांस्टेंट रहते, वेक्टर क्वांटिटी विल चेंज. एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है, चेंज होता. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फॉर्मूलेस पता चाहिए, v स्क्वायर बाय आर, आर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा v. ठीक है. अनेक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहता, देखो ये है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ. टेंजेंशियल है तो dv बाय dt किंवा आर अल्फा, और अल्फा को क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाय dt. तो जैसे यहाँ पे वेलोसिटी dx बाय dt, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डी थीटा बाय dt. ठीक है क्या, इकडे एक्सेलरेशन तो इकडे एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है. फिर अब इनके बीच में रिलेशन भी रहता, v इक्वल्स टू आर ओमेगा. वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो ओमेगा क्रॉस आर, ये वेक्टर फॉर्म में ये चेंज नहीं होना चाहिए. ये एखादा पूछ सकते आपको, एखादा विचार सकते वेक्टर फॉर्म मध्ये चेंज नाही झाला पाहिजे. ए इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर माहिती पाहिजे. तर एटी एवढे राहते, एसी आता जे लिहून दिले आहे ते, आणि ए नेट अंडर रूट एसी स्क्वेअर प्लस एटी स्क्वेअर. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन मध्ये एटी जो है तो 0 रहता. अभी क्वेश्चन आया था कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बता, बाय राइट हैंड रूल आप बता सकते कि कर्ल करो फिंगर्स को, जिस तरफ पार्टिकल गोल घूम रहा थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा. ओमेगा बढ़ रहा तो अल्फा उसी तरफ, ओमेगा डिक्रीज हो रहा तो अल्फा अपोजिट, और ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा 0. क्वेश्चन पूछते इसको. कायनेमेटिक्स ऑफ सर्क्युलर मोशन. डायनॅमिक्स जे आहेत सर्क्युलर मोशनचे, त्याच्यात आपण ऍप्लिकेशन ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स बघत होतो. जसं असा रोड आहे जो कर्व आहे, तर नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स इज प्रोव्हाइडेड बाय फ्रिक्शन. सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला mv स्क्वायर बाय, जो भी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है m से मल्टीप्लाई करो. फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg, mm गेट कैंसल्ड, v इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू rg. इस पे क्वेश्चन है पीवाई, जमत है क्या सर? बैंक रोड है तो, बैंक रोड है तो हम कैसे सॉल्व करते थे, देखो खाली काय लागत है mg, इकडे काय लागत है नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, हा थीटा है, हाई थीटा, हा 90 मायनस थीटा, हा थीटा, जिकडे थीटा तो n, त्याला परपेंडिक्युलर n sin थीटा प्रोवाइड्स centripetal force and n cos theta balances weight mg. ऊपर n cos theta है ना, नीचे वेट कौन सा है mg. mm गेट कैंसल, nn गेट v स्क्वायर बाय कुछ रह गया mv स्क्वायर बाय r पे, v स्क्वायर बाय rg इक्वल टू साइन बाय कॉस tan थीटा. ये फॉर्मूला इतनी जगह यूज कर सकते हैं, जैसे एखादा बाइकर बेंड करत है, गाड़ी टर्न करत है, बेंडिंग ऑफ मोटरसाइकिलिस्ट, कोनिकल पेंडुलम मध्ये वहां पे भी यूज कर सकते. और देखो एखादा रोटर है उसमें कोई घूम रहा, वहां पे भी कर सकते. व्हीकल है, व्हीकल में पार्टिकल बॉब अटैच है, टर्न ले रही व्हीकल, ये बॉब थोड़े एंगल पे चल जाता, कितने एंगल पे, इससे ही निकालते आता. इसमें ही कोनिकल पेंडुलम में टाइम भी निकालते आता, 2 पाई आर बाय वी या फिर 2 पाई बाय ओमेगा. इससे आंसर आता 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाय जी.
एंड ऐसे ही टाइम पिरियड का फॉर्म्युला पेंडुलम का आता, सिंपल पेंडुलम हा कोनिकल आहे, सिंपल मध्ये 2 π√L/G ऑसिलेशन नावाच्या चैप्टर में। ओके का, उसकी भी सर ने बहुत सारी केसेस समझाई थी। तो यहां तक समझ आ रहा है क्या? देख घेऊ का पुढे सांगा। ओके का, अजून यात एक खास PYQ आला आहे NTA आधी, की जर का यात फ्रिक्शन इन्व्हॉल्व केलं तो काय होईल? फ्रिक्शन इन्वॉल्व किए तो और 2 केसेस बढ़ती कि भाई एकदम कम से कम स्पीड, क्योंकि नीचे फिसल रहा हो तो फ्रिक्शन ऊपर लगता है, और ऊपर जा रहा पार्टिकल फ्रिक्शन नीचे लगता है। तो √RG म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। अब याद रखना, मैक्सिमम स्पीड चाहिए तो ऊपर प्लस लिखना, नीचे माइनस लिखना, और मिनिमम स्पीड पाहिजे तो वर माइनस खाली प्लस लिहा। या 2 स्पीड पाठ ठेवायचे। डायरेक्ट फॉर्म्युला विचारून राहिले इतक्या, एखाद बार पूछ सकते आप डायरेक्ट टिक। वैसे तो प्रूव्ह करवाया था सर ने, डायग्राम काढून प्रूव्ह केला। ओके का, नेक्स्ट वर्टिकल सर्क्युलर मोशन। आता हे वर्क पॉवर एनर्जी चैप्टर मध्ये टाकलाय NTA वाल्याने। NTA वालों ने कहाँ पे डाला? ये वर्क पॉवर एनर्जी चैप्टर में। तो सर कसं सॉल्व करायचं? वर्टिकल सर्क्युलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म में म्हणजे mg लागत आहे, स्वतः कॉन्स्टंट नाही ठेवत आहे। तो नॉन यूनिफॉर्म मध्ये इथे वेलोसिटी खाली बॉटमला वेगळी, वेलोसिटी टॉप को अलग, मिडल में अलग। हमें पहले तो इक्वेशन बनाते आने चाहिए। इक्वेशन सांगतो कसे बनवायचे। वर काय लागत आहे सांगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, म्हणजेच कोण असते? टेन्शन। खाली काय लागत आहे? mg। इथे खाली काय लागत आहे? टेन्शन, आणि खाली सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सेंटर नीचे है ना। तो हम अगर बॉटम पे इक्वेशन निकाले तो क्या लिखेंगे? टेंशन एट बॉटम माइनस mg इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। टॉप पे निकाले तो टेंशन एट टॉप प्लस नीचे कौन लग रहा है बताओ? mg। दोनों लग रहा है ना सेंटर की तरफ। टेंशन एट टॉप प्लस mg इक्वल्स टू mv²/r, v एट टॉप। अब इससे हमने वेलोसिटी निकाली थी। टॉप पे वेलोसिटी बताओ कितनी चाहिए? √RG। खाली किती पाहिजे? मिडल मध्ये किती पाहिजे? √VR। टॉप पे थी √RG। थीटा यू से प्रोजेक्ट किया, थीटा के बाद कितनी स्पीड होती वो भी निकाल सकते। सर कशाने काढता येत होते ते? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। √U²। आता वर जात आहे तर कमी होते स्पीड, -2gr इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। वरून टाकलं तर प्लस होतं। ये जो √RG इतनी जगह लग सकता है, ये कहाँ पे लग सकता है? आता हे असंच्या असंच स्पीयर ऑफ डेथ है, त्यात गाड्या फिरत आहे, सेम कॉन्सेप्ट ला। एखादा ओव्हरब्रिज है, गाड़ी ने कितने स्पीड से चलाना कि गाड़ी का कांटेक्ट न लूज हो, √RG। समझते हैं? तो आ रहा है क्या इतना? लू के आगे फिर चलो, फिर आगे बढ़ते। बघा NLM मध्ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ एकदा बघून घेऊ। फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इस पे काम करता। पार्टिकल विल बी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। सेकंड लॉ जो है F इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज फाइनल मोमेंटम। पर इसकी इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। क्रिकेटर कैचेस अ बॉल और बताओ कितना फोर्स लग रहा है। फाइनल मोमेंटम 0, फोर्स कितना आएगा? मैग्नीट्यूड बाई मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। JEE मागच्या वर्षी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। हाँ, मास को किलोग्राम में लेना है, यू को मीटर पर सेकंड में लेना है, टाइम सेकंड, काम गम। ओके, त्यानंतर भिंतीला बॉल मारला, परत येत आहे बॉल, सांगा मग किती फोर्स लागेल? तो MU आणि वापस आ रहा तो -MU, MU माइनस -MU, ट्वाइस MU। थीटा एंगल पे थ्रो कर रहे तो परपेंडिकुलर टू वॉल यूज करना, MU कॉस या साइन जो भी है। ये थीटा है तो ये कॉस आता, परपेंडिकुलर टू वॉल चाहिए। ठीक है का? समजते आहेत का? हे क्वेश्चन येत आहे PYQ। अजून क्वेश्चन जो इथून बनतो तो असा बनतो की रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है,
डी बाई डी टी ऑफ एम वी, तो ये आता आंसर एम ए प्लस वी डी एम बाई डी टी। जब भी मास चेंज हो रहा तो आपको ना ये वाला पूछते, वी डी एम बाई डी टी थ्रस्ट मास चेंज झालं की याच्यावर क्वेश्चन आला। ओके का? आणि तसं पी दिला डेरिव्हेटिव्ह काढून फोर्स काढा, वो तो आ ही सकता, ते तर क्वेश्चन ऑलवेज आहेच, ऑनच आहे, तर हे समजते। मग आता कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगर ये हमने जो अभी लिखा है F इक्वल्स टू क्या लिखा है, dp बाय dt, फोर्स 0 है तो P क्या रहेगा, कांस्टेंट, या P कांस्टेंट है तो फोर्स 0, एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इज 0, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। अब बुलेट फायर कर रहे गन से, बुलेट आगे जाती गन पीछे आती, m1 v1 इक्वल्स टू मायनस m2 v2, आन्सर येतो। पण एक पीवायक्यू आता विचारलाय, 3 पार्टिकल आहेत, 3 पार्टिकल साठी सरांनी ट्रिक सांगितली होती, 3 पार्टिकल आहेत, 2 इकडे जात आहे, 1 इकडे जात आहे, हा 1 आहे, हा 2 आहे, हा 3 आहे, मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 रिमेन्स 0 या कॉन्स्टंट, ठीक है क्या? इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, तर P3 इक्वल्स टू काय लिहिलं होतं, P1 प्लस P2। अब वेक्टर में मैग्नीट्यूड ढूंढना है, दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे, आंसर अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। हा क्वेश्चन त्याच्यावर होता कि 3 इसमें चले गए, 2:2:1 और म्युच्युअली परपेंडिक्युलर है, लाइट की स्पीड बताओ, कसं काढणार आहे तुम्ही। P3 म्हणजे M3 V3 इक्वल्स टू अंडर रूट P1 म्हणजे M1 V1 स्क्वायर प्लस M2 V2 स्क्वायर, समझते है क्या? वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। तो ऐसे टफ भी पूछ सकते, आसान तो फिर है ही, बुलेट पुढे गन मागे वाला, इतकं येत आहे का? घेऊ का पुढे मग? ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। ऐसे क्वेश्चन आता, यहां पे दे देते 2 किलो, यहां पे है T1, यहां पे है T2, एंगल लेट से 30 है, 60 है, T1 T2 काढ़ा। क्या करना है आपको, T1 को रिजॉल्व करना है दो कंपोनेंट में, जिस तरफ थीटा वो परपेंडिकुलर साइन, T2 को भी रिजॉल्व कर लो, ये 60 है तो ये भी 60, जिस तरफ थीटा वो उसे परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल इक्वेट करो, वर्टिकल इक्वेट करो, सॉल्व करो। अब एक क्वेश्चन आया था वेक्टर यानी हा मिक्स, कि अगर समझो ये फोर्स ऐसे एक्ट हो रहे एक पार्टिकल के ऊपर, F1 F2 और F3, तो बताओ एक्सेलरेशन 0, क्योंकि ये तीनों घूम के वापस आ रहे हैं ना, रिजल्टेंट 0 आला ना, कि वेक्टर एडिशन करायला गेलो पूरा घूम के वापस आ रहा, तो ऐसे क्लोज अगर वेक्टर बन रहे तो आंसर 0, म्हणजे 4ही लागले, असे 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 5ही लागले आणि परत इथंच येत असेल फिरून, तो रिजल्टेंट 0। और ऐसे क्वेश्चन आता, इथे दिला असते एखादा मास √2 mg, यहाँ पे मास लटका हुआ रहता है mg, यहाँ पे भी मास लटका हुआ रहता है mg, एंड बताओ ये कितने एंगल पे है, असं विचारते। सर कसं सॉल्व करायचं, आपण थीटा आहे, इथं टी आहे, स्ट्रिंग सेम आहे तर टेन्शन सेम, इथे टी, ठीक आहे का? जिकडे थीटा तो सांगा टी कॉस थीटा, त्याला परपेंडिक्युलर टी साइन, जिकडे थीटा तो टी कॉस थीटा, परपेंडिक्युलर टी साइन थीटा, हे कॅन्सल, म्हणजे 2t कॉस थीटा इक्वल्स टू √2 mg, आणि टी ला किती घ्यायचं,
mg. भेटला आन्सर. ओके का? ठीक है क्या? फिर लू आगे. अब इसके ही एप्लिकेशन्स जो आता है बा, हा असा क्वेश्चन आहे, कॉन्टॅक्ट फोर्स काढा. तर अशांसाठी ट्रिक सांगितले होते का मी. एक्सलरेशन काढायचं आहे तर काय करायचं, फोर्स अपॉन टोटल मास म्हणजे 2 आलं. और अगर समझो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है तो आगे वाले मासेस देखो इंटू एक्सलरेशन कर लो. 3 असतील मासेस तर पुढे 3 आणि 5 असलं, 3 आणि 5 राईट करा आणि त्याला एक्सलरेशनने मल्टिप्लाय. इथलं पाहिजे अजून असे असतील बघा, लक्षात येते का बा, 2, 3, 5 एक्सलरेशन पाहिजे तर फोर्स अपॉन टोटल मास, फोर्स आहे जो आहे तो 10 तर 10. इथं टेंशन पाहिजे किंवा इथं कॉन्टॅक्ट फोर्स असेल 3+, यहाँ पे चाहिए तो 5 इंटू ए. जमतंय, असे येऊ शकते. अजून असं विचारू शकते आपल्याला, कनेक्टेड ब्लॉक्स देऊ शकते, 1, 2, 3 ब्लॉक्स, 2, 3, 5. इथं लावलं 20 न्यूटन फोर्स. एक्सलरेशन काय काढणार सांगा, 20 डिवायडेड बाय 2 + 3 + 5. इथं टेंशन पाहिजे आहे तर 5 इंटू ए. इथं टेंशन पाहिजे तर 3 + 5 इंटू ए. आंसर भेट. समझ आ रहा है क्या? ऐसे कॉन्टेक्ट नीट का क्वेश्चन, किती चिल्लर, एकदम इजी. पूरे बुक अगर किसी ने अच्छे से कर ली तो हर साल का एक्सपीरियंस है हमारा कि उसके ऊपर नहीं आता. जितना भी सर ने पढ़ा उतना अच्छे से कर लिया, हो जाता काम. लगभग पूरे ही आते उससे, लगभग सगळे. घेऊ का पुढे. मग आता असे क्वेश्चन आले आहेत नीट मध्ये, पीवायक्यू मध्ये लेटेस्ट मध्ये आहेत की पुली मास सिस्टम. आता व्हॅल्यू तर नाही लिहिले आहेत मी एक्झॅक्टली, पण मनाने लिहून देतो आहे. इथे आहे 2 किलो, इथे आहे 3 किलो. एक्सलरेशन काढायचं आहे, कसं काढणार, इथं किती लागते सांगा, 3g. इथे किती लागते, 2g. म्हणजे 3g मायनस 2g अपॉन 2 + 3 म्हणजे g/5. g ला 10 पकडलं तर 2. सर टेंशन काढायचं आहे तर टेंशन निकालने के लिए सर ने समझाया है एफबीडी. टेंशन इथे लागेल तर 2 किलो जात आहे वर, वर जात आहे म्हणजे वर काय घेऊ, एक्सलरेशन. एम ए इक्वल टू बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, या एम ए इक्वल टू एक्सलरेशन की तरफ फोर्स माइनस अपोजिट फोर्स. 2a इक्वल्स टू टी माइनस 2g. 2 इंटू एक्सलरेशन किती आहे, 2 इक्वल्स टू टी माइनस 20. टी इक्वल्स टू 24. यहाँ पे भी 3 का भी एफबीडी निकाल के आंसर सेम है. ओके का पहा. एक क्वेश्चन होता, इकडून लावला आहे 10 kg, इकडून लावला है 10 kg. टेंशन सांगा. एक तरफ से लगाया है 10 kg, दूसरे तरफ से भी कितना लगाया है, 10 kg. तो सांगा मग टेंशन किती वायर. ऑप्शन आहे 10 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन आहे 20 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 100 न्यूटन, चौथा ऑप्शन है 200 न्यूटन. तो कौन सा आंसर होगा. तो इसका आंसर करेक्ट जो है वो होगा 100 न्यूटन, क्योंकि ऊपर लग रहा टी, नीचे लग रहा 10g. एक्सलरेशन आहे का नाही, दोन्ही सेम आहेत ना. म्हणजे टेंशन किती असेल, 10g म्हणजेच किती, 100 न्यूटन. ऐसा शिल्लक डोकं उलट लावायचं नाही की ये 10, ये 10, 20, 200 न्यूटन. गलत गेले मग, क्योंकि एक्सलरेशन आहेच नाही. एक्सलरेशन नहीं है तो हे इक्वेशन इतकं बनना नहीं, टेंशन इक्वल्स टू डायरेक्ट 10g. ओके का. तो ऐसे पुली मास तो बहुत अलग अलग वेरायटी के मैंने लिए होंगे, 10 के ऊपर, 10च्या वर घेतले असतील वेगवेगळे पॅटर्न. सगळे अभ्यास करायचे एक एक करून. पुली मासची विचारते क्वेश्चन. तर एनएलएम जमत आहे का पहा, म्हणजे पुढचं सांगतो मग. कराल का इतका अभ्यास. अब ये जो सर ने फोर्स इक्वल्स टू dp/dt लिखा था, तो इसमें इंटीग्रेशन f डॉट dt, dt को इस तरफ लाओ, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन dp लिख सकते. इसे कहते इंपल्स एंड इसे कहते चेंज इन मोमेंटम. तो इंपल्स मोमेंटम थेरम, इंपल्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम. एखाद्या वेळेला एक्झाम्पल मध्ये, जे एक्झाम मध्ये विचारतील, सांगा इंपल्स किती लागते, डायरेक्ट काढताय. आणि यालाच इंटिग्रेट करत आहे म्हणजेच काय काढत आहे, एरिया. सरने पहिली स्लाइड पे इंटिग्रेट कर रहे मीन्स एरिया.
तो एरिया अंडर एफ टी कर गिव्स इम्पल्स विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंट. क्वेश्चन बनते हैं. ओके का लू आगे फिर. चलो आगे बढ़ते. वर्क पावर एनर्जी. इसके तो इतने मस्त मस्त क्वेश्चन आ रहे, कई इजी कई टफ असे है. पहले वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स वर्क इक्वल्स टू एफ डॉट एस या एफ एस कॉस थीटा. मैग्नीट्यूड लिखा लगे. ठीक है चलो. एफ डॉट एस और एफ एस कॉस थीटा. एंगल 0 है तो वर्क डन, एंगल 90 है तो वर्क डन 0, एंगल 0 है तो वर्क मैक्सिमम. जैसे सर्क्युलर मोशन मध्ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा लगता सेंटर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हमेशा परपेंडिकुलर. वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स भले ही सेमी सर्कल रहो, क्वार्टर रहो, कितना भी रहो, सिंस एंगल इज 90 वर्क डन इज 0. कुछ क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहे एकदम इजी कि 1 से 2 तक जा रहा है, बताओ वर्क. तो हमने क्या करना है 2 - 1 डिस्प्लेसमेंट निकालो, फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट कर लो, वर्क. अरे ओके. 3 फोर्सेस दो फोर्सेस एक्ट हो रहे और डिस्प्लेसमेंट 1 to 2 है, तो फोर्सेस दोनों ऐड करना, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल करना, आंसर देना. क्योंकि फोर्स तो नेट लेना पडेगा ना, फोर्स तर नेट घ्यावं लागेल. तर फोर्सला जितकी असतील ऍड करत जायचं, पण डिस्प्लेसमेंट कशी काढायची, फायनल मायनस इनिशियल. आन्सर. ठीक है. वर्क डन बाय व्हेरिएबल फोर्स वर्क इक्वल्स टू इंटिग्रेशन एफ डॉट डीएक्स. इजी क्वेश्चन ही याचे काही विचारता आहेत. बघा नीटचा क्वेश्चन. फोर्स दिया है 20 + 10y, वर्क डन निकालना है. क्या करोगे, इंटीग्रेशन 20 + 10y डॉट dy. 20 से इंटीग्रेशन सांगा 20y, 10y से इंटीग्रेशन y²/2, 0 to 1, 0 to 1 लिमिट डालो, आंसर निकालो. तो व्हेरिएबल असलं तर इंटिग्रेट करा. ठीक आहे का. कॉन्स्टंट असलं तर डॉट प्रोडक्ट घ्या. आणि व्हेरिएबल मध्ये टीचं फंक्शन विचारतात कधी, कभी कभी वेरिएबल में क्या करते, टी का फंक्शन पूछते. एंड ये एनटीए के सिलेबस में भी है. जैसे ऐसे दे देते कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू t³/3 फ्रॉम वर्क डन फ्रॉम t = 2 to t = 3 सेकंड काढा. काय करायचं, हा क्वेश्चन 2-3 मेथडने होते. डायरेक्ट इंटीग्रेट करता नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करना है. ये क्वेश्चन सॉल्व करना है वर्क एनर्जी थ्योरम से. किससे सॉल्व करोगे, ऐसे वर्क एनर्जी. डायरेक्ट इंटीग्रेट मत करते बैठना. ये क्वेश्चन अलग है, फोर्स इक्वल्स टू समथिंग, हे अलग है. हे डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू t³/3, तो डिस्प्लेसमेंट से निकालो वेलोसिटी, हाफ m v² - हाफ m u², यानी वर्क काढायचं. ये ध्यान रखना पड़ता. यहाँ पे होती गलती, सादा तो सॉल्व करते बच्चे, यहाँ पे गड़बड़ करते. ओके क्या देख. ठीक है क्या सर. नेक्स्ट सर काइनेटिक आणि पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला सभी को पता है, हाफ m v². पण काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम p के बीच में रिलेशन पता चाहिए, p²/2 है. क्योंकि मोमेंटम mv रहता, कट होके यही आती काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p². अब इसके क्वेश्चन परसेंटेज वाला एक पीवाईक्यू है. परसेंटेज वाले सर हमेशा करवाते. स्मॉल चेंज है, क्या है बताओ, स्मॉल चेंज. तो परसेंटेज के इक्वल्स टू क्या लिखते हम, ट्वाइस परसेंटेज p. ये सारे क्वेश्चन पहला जो चैप्टर है यूनिट डायमेंशन, उसको भी लागू है, वहां पे भी लग सकते, तिथे लागू. म्हणजे 1% मोमेंटम चेंज तर कायनेटिक एनर्जी 2%. मोमेंटम 3% change, 3 into 2 6%. But this method is applicable up to small change up to 5%. लार्ज चेंज है तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100. अब ये आएगा बहुत बार, इथे ये यूनिट डायमेंशन में भी आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आएगा, रोटेशनल मोशन में भी आएगा, 4 तरफ आता. एंड वैसे तो ये वैल्यू भी लर्न हो गए होंगे अब तक बच्चों को कि 10% आया ये, म्हणजे मोमेंटम 10%, तर काइनेटिक एनर्जी 21%.
कैसे निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। पहले चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चन आया, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, x हो रहा 20% से चेंज, y 40 नहीं होगा, y कितना होगा 44 घेतलंय का असे ते चारही ठिकाणी होते। आता आज सांगितले कल उतना टाइम नहीं जाएगा, डायरेक्ट मग करंट चे लगे फटके पहले वक्त मैंने पहले ही बताया कि हमारा लेक्चर कैसे रहेगा, तशा हिशोबात चालू आहे। ठीक आहे का? आता पोटेन्शियल एनर्जी, तर पोटेन्शियल एनर्जी वेगवेगळ्या राहते। पोटेन्शियल एनर्जी जी आहे ग्रॅव्हिटेशनल असली तर पॉइंट ऑब्जेक्ट आहे तर काय वापरायचं आहे, एमजीएच। पण पॉइंट ऑब्जेक्ट खूप वरपर्यंत नेला, कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ असेल, कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh अपॉन 1 + h/r। इतने में ये वाला पूछ रहे नीट वाले, ये गड़बड़ करते बच्चे, ये वाला पूछते। जैसे हाइट इक्वल्स टू रेडियस लेके गए तो आंसर mgr नहीं देना, mgr अपॉन 1 + r/r, mgr/2 py/q नीट। ओके का? या तो इस चैप्टर में या ग्रेविटेशन में, दो में से एक में मिल जाता। तो ठीक है का? ये होगा पूरा। चलो फिर ये तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी। कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है तो सेंटर ऑफ मास पे हाइट लेना है, जैसे एल लेंथ है तो mgl/2 एनर्जी। थीटा पे लेके गए तो mgl/2 cos थीटा। चेंज इन निकालना है तो mgl/2 1 - cos थीटा। रॉड को ऐसे तिरछा कर रहे तो सिंपल। तो चेन को छोड़ रहे, चेन को वापस खींच रहे, वो सारे क्वेश्चंस कर सकते। जमत आहे का बघा? ठीक आहे का? अजून स्प्रिंग मध्ये जी पोटेन्शियल एनर्जी राहते ती आहे हाफ के एक्स स्क्वेअर या f²/2k या हाफ fx। सर हा फॉर्मूला ना कुठे कुठे येणार है, ये फॉर्मूला इतनी बार आता, इतनी बार आता, यही इलास्टिसिटी में सेम दिखना रहे फॉर्मूले, यही फॉर्मूले दिखने वाले ऑसिलेशंस में, ऐसे ही फॉर्मूले कैपेसिटेंस में, सब तरफ सेम दिखते हैं कि स्प्रिंग को एक्स खींच रहे तो कितनी एनर्जी, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है क्या बात? तो काय विचारलं, 2 से खींचा है तो एनर्जी यू है, 8 से खींच लिया तो एनर्जी 8/2 चा स्क्वायर म्हणजे 4 चा स्क्वायर, आंसर 16 टाइम्स। मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए, तर हे सगळं समजतंय का? ओके का? घेऊ का पुढे? ब्लू आगे। चलो आगे बढ़ते। वर्क एनर्जी थेरम, आत्ताच क्वेश्चन सांगितला, क्या बोलता है ये थेरम, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ एम क्या करना है, v² - u²। फटाफट आंसर। वेलोसिटी अशी म्हणजे एस असा दिला होता, आताच दिला होता ना t³/3, तो वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फाइनल निकालो, इनिशियल निकालो आंसर। एक आध बार वेलोसिटी डायरेक्ट दे देते λ√x, बताओ 0 से लेके d तक, λ√d पहिले फाइनल आणि इनिशियल 0, इथं व्हॅल्यू टाकली तर वर्क डन भेटून जाईल। ओके का? वर्क डन मिल जाता। ठीक है क्या? फिर तो जमत आहे का एवढं? चलो आगे बढ़ते। पावर असेल ना, पावर दोन टाइपचे आहे, एवरेज पावर तो वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन को ही क्या लिख सकते, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम। इसे ही क्या लिख सकते, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। ओके का? इसे ही क्या लिख सकते, mgh/t। अभी py/q में क्वेश्चन था इतने % इफिशिएंट इंजन है तो पावर बताओ, या फिर पावर गिवन रहेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। तो जब भी हाइट चेंज होगी, जैसे नीचे पानी है कुएं में, बाहर निकाल रहे ऊपर, तो mgh/t। एखादी मशीन गन है, फायर कर रही बुलेट, हाफ mv²/t, ऐसे पावर निकालते। एंड इंस्टंटेनियस पावर होना, कशी पाहिजे पावर, इंस्टंटेनियस, तो F.v। जसा हा क्वेश्चन आहे कि डिस्प्लेसमेंट है 2t-1, फोर्स है 5 आणि चलो पावर निकालो। पावर काय काढणार आहे सांगा, F.v, फोर्स किती है 5, वेलोसिटी आहे का दिलेली नाही, क्या 2t-1 डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकलती, डेरिवेटिव क्या, 2t का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव, तो आंसर 5 × 2 आंसर। एक तो डॉट प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन आलाय, F.v चा डॉट प्रोडक्ट घेऊन डायरेक्ट आंसर py/q आहे नीटचा। तो वर्क पावर एनर्जी पर्यंत समजते का?
ओके का बघ पुढलं सांगतो मी. चलो एक दोन पॉइंट मी अजून सांगतो आहे जे यात नाही लिहिलेले. एक तर आहे कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी की टोटल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टंट, कायनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेन्शियल एनर्जी इनिशियल, कायनेटिक एनर्जी फायनल, पोटेन्शियल फायनल सॉल्व करतात. आणि एक पॉइंट हा इथला आहे, ये यहाँ का एक पॉइंट है, हे इथे ऍड करताना एक राऊंड गेलं सांगताना. फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को सर ने बहुत ही सिंपल करके समझाया था. दो टाइप है, कौन से बता? स्टैटिक आणि काइनेटिक. स्टैटिक के लिए फॉर्मूला बताओ. नो फॉर्मूला. सर ये कैसे ढूंढना है? स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है तो एक्सटर्नल फोर्स के जितना आंसर. सर इसके लिए काइनेटिक के लिए फॉर्मूला है क्या? हाँ सर, म्यू के एन. ओके, लेट से अब ये कौन सा फोर्स लग रहा है चेक करना है तो कौन सा फ्रिक्शन देखते? लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू एस एन से. जैसे एखादा ब्लॉक है 2 किलो का है, यहाँ पे है म्यू 0.5, इसके ऊपर मैंने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या ये मूव होगा? चेक करते. पहले निकालते लिमिटिंग फ्रिक्शन. क्या है बताओ? म्यू एस एन. म्यू तो एक ही दिया है, वही लेना पड़ेगा. नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर एन नीचे 20, आंसर 10. क्या अपना फोर्स 10 से ज्यादा है? नाही, म्हणजे हा मूव नाही होणार. म्हणजे फ्रिक्शन किती आलं? 4. अब ये 4 की जगह लगता समझो 20 न्यूटन, तो इससे ज्यादा है. काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन साठी फॉर्मूला म्यू के 0.5 इंटू 20 म्हणजे 10. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए, आपको एक बार देखना है. इसमें मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन दैट कैन बी हैंग ये भी बताया था कि चेन कितनी हैंग कर सकते. इसके लिए एक ट्रिक बताई थी. ये है M1, ये है नीचे M2, तो M2 इक्वल्स टू क्या लिखना था? म्यू M1. इससे M2 के लिए फिर वो X वगैरह पकड़ के लेंथ ऑफ चेन दैट कैन बी हैंग वो भी सॉल्व कर सकते. तो असे सगळे क्वेश्चन बनू शकत आहे. तो पॉवर पर्यंत जमत आहे का बघा. ठीक आहे का? जमेल का? चला आता पुढे चालू. कोलिजन 3 टाइपचे सांगितले होते. 3 कोणते थे? इलास्टिक, इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक. इलास्टिक मध्ये एनर्जी, मोमेंटम. इनइलास्टिक मध्ये एनर्जी नॉट कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व. परफेक्टली इनइलास्टिक में एनर्जी मैक्सिमम लॉस, मोमेंटम कंजर्व. तो मोमेंटम इज कंजर्व इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन. तो कोई भी कोलिजन रहो, मोमेंटम कंजर्वेशन डायरेक्ट लगा सकते हैं, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते. मोमेंटम कंजर्वेशन लावा, आंसर. तो लेट से 2 पार्टिकल्स है M1 एंड M2. ये U1 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ये U2 स्पीड से. तो एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिखा था हमने. क्या लिखा था? कोलिजन के बाद जो स्पीड हो रही वो देखनी पड़ती थी. V2 है, V1 है, मास तो वही होंगे. यहाँ पे हो गया कोलिजन. M1 है, M2 है, तो E क्या लिखा था हमने? V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन. E की वैल्यू इलास्टिक है तो 1, इनइलास्टिक है तो 0 to 1, परफेक्टली इनइलास्टिक 0. कोलिजन के बाद स्पीड कितनी होती? V1 के लिए एक फॉर्मूला निकाल के दिया था, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस इंटू प्लस 2M2 U2 अपॉन लॉस इन एनर्जी 0 है. और इसमें पुट करके V2 भी निकाल सकते हैं, V2 का फॉर्मूला भी रीअरेंज कर सकते. ये तो हो गया इलास्टिक के लिए. इन इलास्टिक के लिए निकाला था, यहाँ पे लिखना है EM2 और यहाँ पे लिखना है 1 + E.
पर इनइलास्टिक में एनर्जी लॉस होती, परफेक्टली इनइलास्टिक में भी लॉस होती, वो भी देख सकते। उसके पहले परफेक्टली इनइलास्टिक है तो उसमें खास बात ऐसे रहती, कोलिजन के बाद पार्टिकल चिपक जाते, कोलिजन नंतर पार्टिकल चिपकून जाते, कोलिजन नंतर पार्टिकल चिपकले तर याची कॉमन वेलॉसिटी काढली होती v1 v2 सेम m1 u1 प्लस यात लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला निकाल के दिया था हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया, इनइलास्टिक है तो इंटू 1 माइनस ई सा स्क्वायर, ऐसे निकाल। अब टप्पा खा रहा बॉल वापस h हाइट पे जाएंगे, इलास्टिक है तो, इनइलास्टिक है तो ई स्क्वायर एच, क्योंकि स्पीड EU वापस आती, वापस टप्पा खा रहा तो वापस ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर एच। ओके का जमा देते, छोटा बॉल है, बड़ा बॉल पीछे से आके हिट कर रहा, बड़े बॉल की स्पीड ई है, यू है, तो छोटे बॉल की स्पीड 2u। कौन से इक्वेशन से निकालते आती है? तो बड़े एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए आपको क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप कैसे सॉल्व करना, बड़े ऑब्जेक्ट का मोशन अनचेंज रखना, इक्वेशन में पुट करना अपने, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल्स टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, सॉल्व करना। तो तीनही टाइपचे कोलिजन करल बस। हाँ सर ने रिवीजन भी करके बता, तो रिवीजन से एक होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा हाँ बहुत सारा हुआ है, धीरे धीरे करके बहुत सारा पढ़ते हैं, रोज थोड़ा 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 करके बहुत ज्यादा हो जाता। नीट का पेपर ये जितना भी सर ने पढ़ा है सब एक साथ आ गया, समझ जाना, जम गया फिर। रोटेशनल मोशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल, इतके इजी क्वेश्चन आले। लेट से ये है m1 मास, ये है m2 मास, डिस्टेंस है d, तो क्या सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 1 बता सकते? बताओ फॉर्मूला क्या था, m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू d। तो भी एक दो बता ही रहते, m1 लिखो गेले मास, यहाँ पे m2 रहता, उल्टा रहते ना, क्योंकि r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, प्रूव करवाया था। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m। इसमें टफ वाला रहता, समझो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसमें कोऑर्डिनेट्स ढूंढने के लिए इसके टफ जाते ना, कोऑर्डिनेट्स ढूंढने के लिए, तो x तो कोऑर्डिनेट बताते आता कितना होगा d/2, y कोऑर्डिनेट हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/2। आंसर। सर रिजिड बॉडी कंटिन्यूअस बॉडी है तो इंटीग्रेशन x डॉट dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। रॉड है तो रॉड के बराबर सेंटर पे आता, पण सर्कल आहे तो सर्कल सेमी सर्कलचा किती येतो 2/π, और 2/π इतनी खास वैल्यू है कि बहुत बार आती, ये तो मींस इंटीग्रेशन ऑफ सर्कल आता 2/π, बहुत जगह पे आती है वैल्यू। ठीक है क्या, ये तो अल्टरनेटिंग करंट में भी आएंगे। ऐसे ही कुछ शेप का लर्न करके रखना आपने, जैसे ये रिंग का बताया, काही पार्ट पाहिजे लिहून नहीं दिले होते, कोन वगैरह स्पीयर, ये पता चाहिए। ठीक है क्या, और ये मल्टीपल रॉड्स अगर यूज कर रहे हैं, समझो एक रॉड ऐसा है एक रॉड ऐसा है, सर क्या करना है, रॉड को हटाओ सेंटर पे ले लो, रॉड को हटाओ सेंटर पे ले लो, m1 x1 प्लस m2 x2 आप करते हैं। यात कठीणच क्वेश्चन विचारला नीट मध्ये, तो टफ क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते कि मोठी डिस्क होती आणि त्यामधनं छोटी एक कट करली, तो बताओ तो क्या करना है। देखो पहले जो बड़ी है उसका मास मानना है, पहले का इनिशियल कितना मानना है m, ये जो कट की है इसका मास कितना होगा m/4, क्योंकि मास हाफ नहीं होगा, भले ही रेडियस हाफ है, रेडियस बड़े वाले की r है, जो कट किया वो है r/2, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², क्योंकि मास अभी एरिया में है ना। पर इंस्टेड ऑफ दिस अगर आपको स्पीयर देते हैं तो मास कहां पे बताओ, वॉल्यूम में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। अब ये जो मास सब्ट्रैक्ट कर रहा है ये मास को क्या लेना है माइनस, तो m1 x1 प्लस m2 x2 में m2 ही माइनस लेना है, अपॉन m1 प्लस m2 में m2 ही माइनस लेना है, आंसर निकालना। ऐसे क्वेश्चन टफ अगर है तो पूछ सकते, कठीण क्वेश्चन कट केलं तर सांगा। ओके का बा।
घेऊ का पुढे? चलो हा क्वेश्चन पहा, नीट 2022 एकदम इजी. ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg 20 kg कनेक्टेड टू एंड्स ऑफ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 10. एक रॉड है, यहाँ पे लगाया 10, यहाँ पे लगाया 20. सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 10 kg. किती सोपी आहे, काय लिहिणार आहे सांगा? 20/20 प्लस 10 इंटू 10 येते का? वो इजी आहे ना. ओके का? घेऊ का पुढे? आणि कठिन वाली सांगितलं तब भी बता रहे सर, एंड मल्टीपल ऐसे रख रहे तो भी समझा दिए, ऐसे पूछ सकते. ठीक है, अब आते हैं एमओआई पे. एमओआई पे या सेंटर ऑफ मास दो में से एक पे क्वेश्चन आता ही आता. तो एमओआई अगर सिंगल पॉइंट मास है तो पॉइंट मास के लिए एमओआई एमआर स्क्वायर, मल्टीपल मासेस है तो समेशन एमआर स्क्वायर. जैसे ये ट्रायंगल है, ये मास है एम एम एम, ये एक्सिस के अबाउट अगर ये रोटेट हो रहे तो ये मास तो यहाँ पे लाई कर रहा है 0, ये मास भी लाई कर रहा है, आंसर 0. ये मास कितने डिस्टेंस पे है? √3/2, तो m इंटू √3/2 आर स्क्वायर. समझते हैं? पर वही एक्सिस मैंने थोड़ा बदल के ऐसे दे दिया, ये है एक्सिस, ये है लेंथ एल एल एल, या एल लेंथ नहीं लेते हम, ट्रायंगल ही लेते, पहले पॉइंट मासेस का देखते फिर कंटिन्यूअस. तो हमें क्या ढूंढना होगा? ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस सांगा l/√3. तो m l/√3 का स्क्वायर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई. ओके का? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं पॉइंट वाले सर ने, सारे रिवाइज करने. पॉइंट हो गया तो आते कंटिन्यूअस पे. कंटिन्यूअस से तो इतने मस्त क्वेश्चन पीवाईक्यू तो है कि एवरेज बच्चा भी सॉल्व कर सकता है, क्योंकि मैंने 50 एक निकाल के दिए थे. 50 एक काढले होते ना आपण, तो सगळे रिवाइज करायचे का? मग सब एक बार रिवाइज करते हैं. रॉड है तो रॉड का एमओआई ये एक्सिस के अबाउट, लेंथ एल है तो सांगा ml²/12. ये बताओ ml, ये वाला बताओ. थीटा एंगल पे है तो ml²/3 sin² थीटा. अब इंस्टेड ऑफ दिस अगर रेक्टेंगल भी ले लिया मैंने, काय घेतलाय सांगा? रेक्टेंगल. ही आहे लेंथ, ही आहे ब्रेथ, तरी काढता येते का? हा असेल तर ml²/, और ये है तो mb²/12. सब निकाल के दिए थे. ठीक है, स्क्वायर प्लेट के भी निकालते आते, सब निकालते आते. और रिंग है तो रिंग के अलग अलग एक्सिस के अबाउट निकाले थे. ये वाला ये निकालना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी एक बार रिवाइज करेंगे इसके ही साथ. ICM प्लस md². सेंटर ऑफ मास वाला पता चाहिए, ये है कितना है बताओ? mr² प्लस डिस्टेंस r, mr² प्लस mr², आंसर 2mr. इन दी प्लेन वाला निकालना है तो हम एक काम करते, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम रिवाइज करते. ये अननोन है, आई पकड़ते. ये वाला पता है हमें, ये वाला येलो में लिख के ना, कितना ये mr². तो mr² मीन्स I अबाउट z इक्वल्स टू Ix प्लस Iy. z परपेंडिकुलर टू प्लेन, x एंड y इन दी प्लेन. ये बदल भी सकता, लिख के दिया है. ये इन दी प्लेन है, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन. तो mr² इक्वल्स टू I प्लस I, तो 2I इक्वल्स टू mr², I इक्वल्स टू mr²/2. समझ आ रहा है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये आ सकता है कि 3/2 mr². जमतंय? जसे रिंगचे काढले तसे डिस्कचे काढा बरं. डिस्क एक बार रिवाइज करते. डिस्क के ये वाला एक्सिस के अबाउट बताओ mr²/2, याच्या अबाउट 3/2 mr², ये mr²/4. ये स्पीयर आहे, स्पीयर आहे, हॉलो स्पीयर आहे. हॉलो स्पीयर आहे तर हा एक्सिस, अरे हॉलो आहे तर हा एक्सिस 2/3 mr². सॉलिड है तो सॉलिड का कम रहता, 2/5 रहता, हॉलो का जाता. एंड जो है रिंग का वही होगा हॉलो सिलेंडर.
हॉलो सिलेंडरचाही किती असेल सांगा ह्या ऍक्सिसच्या अबाउट mr². हा घेतला तर mr² तर घ्यायचंच, पण रॉडचा ml²/3 ऍड करायचं. वो भी लिए थे क्वेश्चन. ठीक आहे का? ओके का? मग लक्षात येत आहे का? बघा एवढं म्हणजे पुढे सांगू शकतो. जमत आहे का? मग आता बघा, एकदम इजी क्वेश्चन 2024 में एमओआई ऑफ रॉड अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से पास हो रहा परपेंडिकुलर टू रॉड. चलो बताओ इसके लिए फॉर्मूला. ml²/ग्राम पर सेंटीमीटर का कन्वर्ट करना आंसर, या फिर ग्राम ग्राम रहने दिया, सेंटीमीटर में आंसर. जमते है? बहुत ही इजी पूछ रहे. रेडियस ऑफ गायरेशन विचारलं. रेडियस ऑफ गायरेशन ते लेटेस्ट मध्ये क्वेश्चन है. अगर एमओआई आ गया, रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत इजी, के इक्वल्स टू √I/m. एक्सिस बदल गया, आंसर बदल. समझो रिंग के लिए ये एक्सिस के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए, के इक्वल्स टू √ किती 2mr²/m म्हणजे आंसर √2r. ठीक है, ओके का? तो जमत है क्या? बन लू के आगे. तो इससे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते, और इसमें से k²/r² की वैल्यू ये पता चाहिए. k²/r² की वैल्यू रिंग के लिए 1, हॉलो सिलेंडर साठी 1, डिस्क साठी 1/2, सॉलिड सिलेंडर साठी 1/2, हॉलो स्पीयर, सॉलिड स्पीयर, ये सभी पता चाहिए. कोएफिशिएंट जो पहले है वही k²/r² रहते. ओके का? अभी चार्ट में बना के भी दिया था सर. ये k²/r² क्यों काम में आते? जब भी हम एनर्जी वगैरह देखेंगे इसमें तो काम में आएंगे. जैसे इसमें एनर्जी जो है, साधी एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी किती असते आपली ट्रान्सलेशनल, ½ mv². इथं एनर्जी राहते ½ I⍵². आणि आय ला काय लिहू शकतो आपण mk². ठीक आहे का? रोलिंग में काम में आती. तो देखो बरं, इतना समझ आ रहा है क्या? तो म्हणजे आपण पुढे जाऊ शकतो. हे वाले आठवत आहे का? किती वेळ झाला? बरोबर होते आपलं. ठीक आहे, मग घेऊ पुढे. टॉर्क. टॉर्कलाच काय म्हणत होतो आपण? मोमेंट ऑफ फोर्स. टॉर्क साठी फॉर्म्युला R×F. आणि ह्या चॅप्टर मध्ये आपला F = ma माहिती आहे ना? तो मास की जगह I और A की जगह अल्फा. टॉर्क = I∝. I है MOI निकालते आया. इसके भी क्वेश्चन हो. सर एंगुलर मोमेंटम L = कितना था? R×P. पण लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला बताओ, mv. तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता मास की जगह MOI और वेलोसिटी की जगह ओमेगा. तो जो काम मास लीनियर में करता वही काम MOI रोटेशनल में करेगा. सर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, I1 ω1 = I2 ω2. इसके भी क्वेश्चन आ रहे. इसके क्वेश्चन अच्छे से करना. मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे कि रेडियस अर्थ की श्रिंक हो रही हाफ पे, तो बताओ टाइम पीरियड क्या होगा. इससे करवाते थे. एग्जाम्पल्स भी बताए थे सर ने, समर सॉल्ट, बैलेट डांसर वगैरह, ये समझाए कि जितना आप पास में लाओगे हाथ तो MOI कम, ओमेगा ज्यादा, रोटेशन जास्त. तो अभी तो पूरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सर सब बता रहे, सगळं रिवाइज करवा. घेऊ का पुढे? लू आगे. चलो आगे बढ़ते. पण यहां तक समझ आ रहे. अब एक्स्ट्रा वो एनटीए की इसमें नहीं था, पण मैंने एक पढ़ा दिए थे रोलिंग मोशन. उसके क्वेश्चन भी दिख रहे थे. त्याचे क्वेश्चन ही होते ते एकदा सांगून देतो.
लेट से ये पार्टिकल रोल कर रहा तो ये आगे भी बढ़ रहा, गोल भी घूम रहा, दोनों का कंबाइन मोशन रोलिंग। प्योर रोलिंग में रोटेशनल इफेक्ट और लीनियर इफेक्ट, रोटेशनल और लीनियर दोनों सेम। मींस अगर मैं वेलोसिटी निकालने जाऊं, इस पॉइंट पे वेलोसिटी पॉइंट की 2v, यहाँ पे पॉइंट की वेलोसिटी √2v, यहाँ पे 0 और यहाँ पे √2v निकाल के दिया। ओके, क्वेश्चन आया है पीवाईक्यू में डायरेक्ट, सर यात एनर्जी काढायची है तो इसमें टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ट्रांसलेशनल हाफ mv², रोटेशनल हाफ i ω²। i को क्या लिख सकते हैं mk², ओमेगा को क्या लिख सकते हैं v/r। मीन्स आंसर आता है हाफ mv² इन ब्रैकेट 1 + k²/r²। और इस पे क्वेश्चन है पीवाईक्यूज के, k²/r² अलग अलग शेप के लिए अभी निकाल के लिए क्वेश्चन आता है। एक स्पीयर रोल करून येतोय, रोल करते करते आपके पास आ रहा, रोकने के लिए कितना वर्क लगेगा तो निकालो एनर्जी। स्पीयर है, सॉलिड है, हॉलो है, देखो सिलेंडर है वो भी देखो, k²/r² की वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। क्वेश्चन आलाय पीवाईक्यू, 2 वर्षन आधी है। शेप बदललेला असू शकतो, शेप अलग रह सकता, क्वेश्चन है रोल करते करते आ रहा, बताओ ठीक है और समझ आ रहा है क्या, देखिए लो आगे। तो ये क्वेश्चन रेशियो वाले बहुत सारे बन सकते कि सिर्फ चाहिए ट्रांसलेशनल तो हाफ mv², रोटेशनल तो हाफ mv² k²/r², टोटल तो हाफ mv² इन ब्रैकेट 1 + k²/r²। रेशियो भी लेते आते, रेशियो के भी क्वेश्चन, ठीक है। अब बॉडी को हम ना रोल करवाते करवाते भेज देते इंक्लाइन के ऊपर, ऐसे ऊपर भेजते, तो ये जो एनर्जी लॉस होगी गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगी, h ऊपर जा रहा है, लॉस इन कायनेटिक इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल असं होईल। तो आपण काढली होती वेलोसिटी, लन है क्या देखो √2gh अपॉन 1 + k²/r²। कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, हाँ। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू g sin थीटा अपॉन 1 + k²/r²। टाइम पीरियड 1/sin थीटा √2h/g इन ब्रैकेट 1 + k²/r²। k²/r² की वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। कौन पहले आता बाद में आता सब निकालते आता, म्हणजे तीनों अलग अलग शेप, 4 छोड़ दिए ऊपर से। ओके क्या, और इसके ऊपर से पूरा नहीं लर्न होते, डायरेक्टली हमने छोड़ दिया तो √2gh से गिरता, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर छोड़ दिया एक्सेलरेशन g sin थीटा रहता, ये नहीं है तो रोलिंग नहीं है तो स्लाइडिंग है, तो टाइम पीरियड 1/sin थीटा √2h/g रहता। ओके क्या देख, तो ऐसे पूरा रोटेशनल मोशन है, तो यहां तक समझ आए क्या, देख क्यू का मग पुढला नेक्स्ट वाला समझाते सर। ओके चलो फिर नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन। एनटीए के हिसाब से एंड एनसीईआरटी के हिसाब से दिया, ये थोड़ा लिमिटेड आपको लग सकता है क्योंकि मैंने तो बहुत ही डिटेल में ज्यादा पढ़ा दिए थे, सब समझा दिए थे सर। तो पहला तो लॉ के ऊपर है क्वेश्चन आ सकता है, F = gm1 m2/r²। क्वांटिटी है वेक्टर, तो वेक्टर आंसर देते आते हैं। जैसे 3, यहाँ पे एक छोटा मास रखा है, यहाँ पे 2 मासेस है, इसके ऊपर फोर्स पूछा है, तो आप क्या करोगे, अट्रैक्शन है तो फोर्स निकालो, वेक्टर एडिशन इक्विलैटरल है तो 60 डिग्री, वेक्टर एडिशन लगाओ, आंसर दो। क्वेश्चन आता है यहाँ पे एक मास है 1 kg का, यहाँ पे एक मास है 4 kg, बताओ इन बिटवीन थर्ड मास कहाँ पे रखना सो दैट फोर्स इज 0। तो आपने ये वाला अट्रैक्शन लेना, ये वाला अट्रैक्शन लेना, ये x मानना, ये डिस्टेंस मींस लेट से 3 मीटर है, ये 3 - x होगा, दोनों को इक्वेट करो, सॉल्व करो। या फिर इसके लिए ट्रिक फॉर्मूला भी बताया था, √m1 अपॉन √m1 प्लस √m2 इंटू d। एंड ये जो क्वेश्चन gmm/r फोर्स के है, सेम क्वेश्चन फील्ड के लिए बनते, इसके लिए बनेंगे, बताओ फील्ड
फील्ड की डेफिनेशन फोर्स पर यूनिट मास। ये इतने चिल्लर फॉर्मूले पे अभी 1-2 साल पहले क्वेश्चन नीट में सिर्फ आपको पता चाहिए था कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज फोर्स अपॉन मास, फोर्स की यूनिट न्यूटन में चाहिए, मास के केजी में चाहिए, आंसर। ये नीट का क्वेश्चन। एक साल पूछे थे कि फील्ड की डायमेंशन्स, पोटेंशियल फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन्स मॅच द पेअर आल्याला सांगितलं ना, वो क्वेश्चन इजी। तो फोर्स लक्षात येईल का, जी के डायमेंशन्स पूछते, निगेटिव्ह डायमेंशन्स ऑफ मास पूछते, असे क्वेश्चन विचार। ठीक है, अर्थ और मून के बीच में कौन से पॉइंट पे फोर्स 0 लगेगा पूछते, ये निकालते। क्यों, या फिर ऐसे पूछते कि दो पार्टिकल्स को छोड़ दो, कहां पे जाके हिट करेंगे। अर्थ एंड मून है, ग्रेविटेशन जो है गोल फिरना था, बोलो गोल घूमना छोड़ दिए, अट्रैक्ट होके मिल रहे, तो कहां पे हिट करेंगे, सेंटर ऑफ मास पे हिट करते। तो आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, दिमाग में सेंटर ऑफ मास कि दो पार्टिकल्स को छोड़ दो, और अगर बाहर से फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास वर येऊन हे हिट करते। ओके का, ठीक है मग, तो सेंटर ऑफ मास निकालना उस पर। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी के लिए फॉर्मूला, स्मॉल जी के लिए फॉर्मूला gm/r²। इन टर्म्स ऑफ मीन डेंसिटी भी निकाल के दिया था हमने, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। मास को रिप्लेस करो, जी के लिए फॉर्मूला बताओ 4/3 πρgr, py/q में दिख रहा है ये 1-2 बार। सर डेंसिटी ऑफ अर्थ पूछ रहे, रिप्लेस करो, आंसर निकालो। सर क्वेश्चन पूछ रहे जी ऑन अर्थ कितना है, सर जी ऑन अनदर प्लेनेट बताओ, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, m/r²। जी ऑन प्लेनेट अपॉन जी ऑन अर्थ लिख सकते, क्या लिखोगे, m ऑन प्लेनेट अपॉन m ऑन अर्थ, r तो इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो r ऑन अर्थ अपॉन r ऑन प्लेनेट का स्क्वायर। सॉल्व करते बेटा, ठीक है क्या। अब g वेरी होता, अगर हम सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तो g डिक्रीजेस, g एट हाइट h, r अपॉन r प्लस h होल स्क्वायर इंटू g, एंड स्मॉल हाइट है तो 1 - 2h/r इंटू g। डेप्थ के लिए याद है क्या, 1 - d/r इंटू g। जर का प्रपोर्शन काढलं तर इनसाइड डायरेक्ट प्रपोर्शन, आउटसाइड इनवर्स स्क्वायर प्रपोर्शन। py/q का क्वेश्चन है, ग्राफ निकालो, पढ़ाया था सर। पोल आणि इक्वेटर पे, तो देखो इक्वेटर आणि पोलवर चेक केलं तर हे आहेत इक्वेटर, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा, पोल पे कम, रेडियस ज्यादा तो जी कम, दॅट मीन्स जी इज मिनिमम एट इक्वेटर। शेप मुळे घेतलं, तसं तर सिलेबस मध्ये 2 सांगितले होते, हाईट आणि डेप्थ, दोन्ही लिहून दिले। स्मॉल चेंज आहे तर एक बघता येते। परसेंटेज जी विचारलं तो 2h/r इंटू 100, पर माइनस, क्योंकि ऊपर जाओ या नीचे जाओ सरफेस से जी डिक्रीजेस, ऊपर गए तो भी जी कम, नीचे गए तो भी जी कम। ओके, घेऊ का पुढे, चलो। पोटेंशियल एनर्जी आणि पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम ऐसे लिख सकते क्या, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r। पहा फोर्स किती होता, gmm/r², फील्ड किती होती, gm/r², पोटेंशियल -gm/r, और पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r। ये सभी पता चाहिए, सब लिख के। इनके बीच में रिलेशन देखो, फील्ड आणि पोटेंशियल के रिलेशन के ऊपर py/q है, आताच आलेला आहे काही वर्षांआधी, कशावरती, फोर्स आणि पोटेंशियल वरती। पहा पोटेंशियल दिला आहे -kx, फील्ड काढायचे, फील्ड आणि पोटेंशियल वरती, तर ह्यांच्या मधात रिलेशन एकदा चेक करू बघा। फील्ड इक्वल्स टू -dv/dr माहित पाहिजे, और v इक्वल्स टू -इंटीग्रेशन पढ़ाया था क्या सर ने तो JEE एडवांस तक के क्वेश्चन करवाए थे इसके, y i कैप x j कैप ची करवले होते, पण एग्जाम मध्ये आलेला थोडा इझी आहे। कसा एग्जाम मध्ये आलेला बघा, पोटेंशियल किती आहे -kx,
तर फील्ड किती असेल सांगा, मायनस के. जमली का पहा. डेरिव्हेटिव्ह, अरे ई इक्वल्स टू मायनस डीव्ही बाय डीएक्स मायनस ऑफ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ मायनस के एक्स. ते मायनस ऑफ मायनस प्लस सांगायचं राहिलं, प्लस के आन्सर. भेटलं का. तो ये भी पॉइंट समझ आ रहा है. तो फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी पार्ट पाइए, क्योंकि एज इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चलता है. ये रिलेशन अब भी ग्रेविटेशन में पूछे, इलेक्ट्रो में पूछ सकते, डेरिवेटिव वाला काम करते. उल्टा पूछ सकते आपको रिवर्स में. कैसे कि आपको दिया रहेगा याच्या उलट, पोटेन्शियलच्या जागी काय दिलं असेल, फील्ड, काढा पोटेन्शियल. ठीक आहे का. बघा काय करावं लागेल, क्या करना होगा, इंटीग्रेट. वैसे तो सर हमेशा ऐसे 4 पॉइंट लिख के देते, क्वेश्चन लिहून देते पहा. फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, एफ इक्वल्स टू एमई किंवा एमजी आणि एनर्जी इक्वल्स टू एमव्ही. ठीक आहे. यांच्या मधात रिलेशन व्ही इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू लिखते माइनस डीव्ही बाय डीएक्स and f equals to minus du by dx. तो इट इज रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एनर्जी. वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में भी दिखता. इक्विलिब्रियम के टाइप 3 टाइप रहते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल. स्टेबल मध्ये पार्टिकल को रिलीज करो वापस जगह पे आता, अनस्टेबल में पार्टिकल को रिलीज करो आगे भागता, न्यूट्रल में जहां पे वहां पे ही रहते. और तीनों केसेस में फोर्स जीरो, दैट मीन्स du by dx जीरो. तो एखादी बार ऐसे क्वेश्चन दे सकते कि एनर्जी है 4x माइनस 2x स्क्वायर, बताओ पार्टिकल की इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो क्या निकालोगे, फोर्स. फोर्स कितना आएगा बताओ, माइनस ऑफ 4x का डेरिवेटिव 4 और 2x स्क्वायर का माइनस 4x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 1, तो 1 है इक्विलिब्रियम पोजीशन. सर टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम बताना है, कौन सा है, स्टेबल, अनस्टेबल की न्यूट्रल. ये जो u है इसका लो पहले डेरिवेटिव 4 माइनस 4x, इसका डबल डेरिवेटिव -4. तो इससे सर ने मैक्सिमा मिनिमा बताए थे. तो डबल डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा, दैट मीन्स मैक्सिमा अनस्टेबल, और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव वाला तो मिनिमा म्हणजे एनर्जी कम से कम, स्टेबल में सबसे कम एनर्जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है. और इक्विलिब्रियम पे कितनी एनर्जी है, तो ये x की वैल्यू u में रख के आंसर निकालता है. तो ऐसे सब डिटेल सर ने पढ़ाए थे, तो सगळं लिंक करून सांगतोय. ओके का. पहा जमेल का, असे क्वेश्चन येतील तर ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते. नेक्स्ट देखते हैं, एस्केप वेलोसिटी ढूंढना है. तो एस्केप वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं हम, पहा बरं एक काम करू, एस्केप के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं. याद है क्या, बताओ. √2gm बाय, सर कैसे निकाला था कि पोटेंशियल एनर्जी gm/r सरफेस के ऊपर इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, mm गेट कैंसल, एस्केप वेलोसिटी इतनी. ये एस्केप वेलोसिटी की खास बात थी कि ये एंगल कितना भी रहो इंडिपेंडेंट. क्वेश्चन है पीवाई. ठीक है. दूसरा, मास बदल गया, एस्केप वेलोसिटी बदलती. अनदर प्लेनेट पे पूछा तो रेशियो ले लेना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m/r. रेशियो घ्यायचा, आन्सर काढायचा एस्केप साठी. रेशियो लेना, आंसर बता. ठीक है क्या. तो चलो फिर आगे बढ़ते. इन टर्म्स ऑफ मीन डेंसिटी भी निकाल सकते, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, मासला रिप्लेस करूं इन टर्म्स ऑफ मीन डेंसिटी. अब ये जो क्वेश्चन आया है ये है थोड़ा अलग, कि अर्थ के ऊपर इतनी एस्केप वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी ज्यादा स्पीड से भेजे तो क्या होता है, इंटरस्टेलर मोशन. एंड इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लिख के दी थी, याद है क्या किसी को, शॉर्ट ट्रिक लिहून दिली होती इंटरस्टेलर मोशन साठी. कौन सांगेल, किसी को पता है, कौन बताएंगा. मैंने अलग अलग बताए थे कि लेट से स्पीड एस्केप से कम है तो ये ना पार्टिकल h हाइट तक जाके नीचे करता. h के लिए फॉर्मूला u²/g माहित है का, -u²/r. ये था. एस्केप इतनी है तो इनफाइनाइट पे जाता, और एस्केप से ज्यादा है
तो पार्टिकल जो इंटरस्टेलर मोशन परफॉर्म करता, शॉर्ट ट्रिक लिख के दी थी, काही आठवत नहीं, √v² माइनस v², ये याद रखना। ये सर कैसे प्रूव कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल के। पण ये कब? सुनो, ऐका रे, एस्केप से भेजो, डायरेक्ट बाहर जाता, और 0 वेलोसिटी से जाएगा बाहर, पण भेजना कितने से? 11.2 एस्केप से। एस्केप से कम भेजो, ऊपर जाके नीचे गिरता, और एस्केप से ज्यादा भेजो तो बाहर जाता, पण बाहर कितने स्पीड से जाता, वो उसके लिए एक शॉर्टकट है, √v² माइनस v², यानी सॉल्व करता है। ओके का बघा, ठीक है क्या? तो ये एक ट्रिक याद रखना, कैसे सॉल्व करते आता ये? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से प्रूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मोशन ऑफ सैटेलाइट। आता बघा, ऑर्बिटल वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, mv²/r इक्वल्स टू gmm/r², mmrr कैंसल, v इक्वल्स टू किती? √gm/r। अब ये जितने भी जीएम वाले फॉर्मूले, जीएम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, gr², क्योंकि स्मॉल जी के लिए फॉर्मूला क्या है बताओ? gm/r²। तो ये फॉर्मूला था √gr, ठीक है, gr भी लिख सकते हैं। एस्केप के लिए √2gr भी लिख सकते हैं, ओके क्या? मोशन ऑफ सैटेलाइट, ये है अर्थ, हमने अगर ऑर्बिटल स्पीड से भेज दिया बराबर सर्कल, ऑर्बिटल से कम तो ये ऐसे इलिप्स, और अगर एटमॉस्फेयर में आ गया अर्थ पे गिर जाता। ऑर्बिटल से ज्यादा, एस्केप से कम, बड़े इलिप्स में। एस्केप जितना एस्केप हो जाता, एस्केप से ज्यादा तो भी एस्केप हो जाता। घेतली आहे का अशी डायग्राम? निकाल के दिए थे, हाँ। ये है मोशन ऑफ सैटेलाइट। तो मोशन ऑफ सैटेलाइट में टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड 2π√gm/r³, 2π√r³ gm था, सॉरी। एंड इससे ही क्या आए थे? केप्लर्स लॉ निकाले थे, t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, केप्लर्स थर्ड लॉ। केप्लर्स फर्स्ट लॉ, इलिप्स, ऑर्बिट रहता, प्लैनेट रिवॉल्व्स इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। सेकंड लॉ, एरियल वेलोसिटी सेम, एरिया स्वेप्ट आउट पर यूनिट टाइम इज सेम। एरियल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला L/2m, वेयर L इज एंगुलर मोमेंटम, ओके क्या? अन एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो v1r1 इक्वल्स टू v2r2, v1 पहले वाली स्पीड, r1 पहले वाला डिस्टेंस, v2 बाद वाली स्पीड, r2 बाद वाला डिस्टेंस। ऐसे केप्लर्स लॉ के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछते, तर टाइम पिरियड वरून केप्लर्स लॉ लक्षात येत आहे का पहा, ठीक है का? टाइम पीरियड से केप्लर्स लॉ समझा। अब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी अलग अलग पॉइंट वरती बघूया। लेट से सैटेलाइट अर्थ के ऊपर है, तो रेस्ट पे है, काइनेटिक 0, पोटेंशियल -gmm/r, टोटल -gmm/r। पण वही अगर सैटेलाइट गोल घूम रहा, सैटेलाइट गोल फिरतो आहे, तो काय होईल? वर स्पीड असेल काही, म्हणजे कायनेटिक एनर्जी असेल, कायनेटिक एनर्जी gmm/2r, पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r, और टोटल एनर्जी -gmm/2r। सेम एनर्जी एटम्स नाम का एक चैप्टर सर पढ़ेंगे, उसमें भी रहते, काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल। बाइंडिंग ही रहते, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, सिर्फ माइनस ऑफ टोटल, ओके का? सर हे एनर्जी कशा काढल्या? हाफ mv² मध्ये v की व्हॅल्यू पुट की, आंसर निकाल, ओके क्या? देख लू क्या